तो आज का जो सेशन है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके लाइफ का जो है फर्स्ट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, तो आप लोग काफी खुशकिस्मत हो कि आज इस सेशन में आप ज्वाइन कर रहे हो। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सेशन के बाद आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और एक अलग दिशा में आप जाने लगेंगे। तो ये मेरा प्रॉमिस है। आपका प्रॉमिस ये रहेगा कि जो भी मैं सवाल पूछूं फटाफट आपको आंसर करना है, बिकॉज हमारे पास समय कम है, बहुत ज्यादा पढ़ाने का है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट आइदर चैट में डाल दो या अनम्यूट करके आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन जो है वो कोई भाषण का नहीं है। मैं कोई भाषण देने वाला नहीं हूँ, मैं कोई टॉपिक ले रहा हूं मैं, बट बेसिकली ये एक एक्सपीरियंस है। ओके, ये कोई टॉपिक या ट्रेनिंग या नॉलेज की बात नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। आपको कुछ चीजों के बारे में मैं एक्सपीरियंस करा के देने वाला हूं, जिसके कारण आपके लाइफ में एक अलग प्रकार का थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अलग हट के आपके ऊपर प्रभाव होगा और आपका विचार जो है वो अलग रहेगा। शायद आज से आपका मैं ऐसा कह सकता हूं कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, आज आपका आने वाली जिंदगी का सबसे फर्स्ट डे है। और तो उसके लिए आप लोग सब तैयार है? जरा यस डालो चैट में फटाफट। आर यू ऑल रेडी? क्विक यस वाई डालो, वाई क्विक कम ऑन फास्ट। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। सब लोग नहीं है रेडी? ओके फाइन, गुड, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स बिगिन। मैं हिंदी में बात करने वाला हूं और कुछ सवाल पूछूंगा जैसे मैंने कहा। ओके, तो आज का टॉपिक का नाम है दिल मांगे मोर। और शुरुआत करता हूँ वेरी क्विकली, क्योंकि काफी लोग आप लोग मेरे को सुने नहीं हो या शायद मेरे इस सेशन में फर्स्ट टाइम आए हो। तो मेरा नाम लाजरस डायस है। मैं एक मेरी छोटी सी वेरी क्विक, मैं एनीवे मेरा इंट्रोडक्शन पूरा बहुत ही डिटेल में देने वाला हूँ, बट शुरुआत में आपको बता दूं कि मैं 40 ईयर से इंश्योरेंस के इंडस्ट्री में हूँ। 16 साल मैंने एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम किया। उसके बाद उसमें 6 टाइम MDRT मैंने किया। उसके बाद 4 साल बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में ब्रांच मैनेजर और सीनियर मैनेजर करके मैंने नौकरी कर ली। उस समय पे 3 महीने में 3,000 एडवाइजर्स मैंने रिक्रूट किए थे। उसके बाद 2004 में मेरी खुद की एकेडमी मैंने शुरू की 2004 से। और 2008 में हमने एक अद्भुत प्रोग्राम 3 ईयर MDRT गारंटीड करके शुरू किया था, जिसमें करीबन 7,000 एजेंट्स उसमें शामिल हुए और करीबन 150-200 लोगों का MDRT उस समय हुआ। उसके बाद प्रोग्राम करने के बाद अराउंड 200 लोगों का MDRT हुआ। तो काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम था। मैंने 4 पुस्तकें लिखी है, 4 बुक्स लिखे हैं। एंड ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में करता हूँ। LIC में एज अ पैनल ट्रेनर 5-6 कंपनी सिर्फ है जो पैनल ट्रेनिंग पे है, उसमें हमारा भी नाम है। तो ये एक बेसिक ब्रीफ से मैं शुरू करना चाहता हूँ, सो दैट आप लोग बेसिकली मतलब प्रॉपरली इसको मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका आपको एक संदर्भ प्रॉपर रहे। ओके, सो दिल मांगे मोर ये एक टॉपिक है जिसमें दिल मांगे मोर ये टॉपिक है क्योंकि हमारे जिंदगी में जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, और हमको सक्सेस क्यों नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको सक्सेस क्यों नहीं मिलता है। सफलता मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा या सफलता मिलने के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले खोपड़ी से शुरू होता है सक्सेस, उसके बाद बाकी सब होता है। तो खोपड़ी के अंदर जो है, जो मसाला भरा हुआ है या जो भी आपका चीजें आपके माइंड में है, वहां से शुरू होता है। तो दिल मांगे मोर यहाँ पर मैं
शुरू करना चाहता हूं। अभी आपको एक वेरी सिंपल चीज मैं पूछूंगा, तो जैसे जैसे मैं सवाल पूछता हूं तो आपको ये करना चाहता हूं, राइट। अभी सबसे पहले मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने भगवान से, इंसान से, जिंदगी से काफी कुछ मांगा रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये आप लोग मुझे ये बताइए, जो भी आपने मांगा है, राइट, जो भी आपने मांगा है, तो आपको कितना परसेंट मिला है? जरा क्विक चैट में डाल दीजिए, कितना परसेंट आपको मिला है फटाफट। 100%, 50%, 20%, जो भी है फटाफट। ओके, संजय सोलंकी से 80%। कम ऑन, क्विक 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 फास्ट। ओके, 100%, 150%, 30%, 50%। ओके, वेरी गुड, गुड 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 गुड। कम ऑन, क्विक 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 फास्ट। ध्रुव सेज ओके, तेजिंदर 90, हरिंदवे, जितेंद्र राजपूत ओके, 100%, प्रेम गोसावी ओके, फाइन फाइन, ठीक है, गुड। बट फिर भी और फास्ट आपको करना है, आपका थोड़ा सा डिले हो रहा है। ओके, तो क्या हम लोग ऐसा अज्यूम करके मान के चलते हैं कि हमारे जिंदगी में जो भी हमने भगवान से मांगा, जिंदगी से मांगा, भगवान से मांगा, उसका 50-60% मिल चुका है, ऐसा मान के अगर हम चलेंगे तो इज इट ओके? चैट में डाल दो, इज इट ओके? एक एक वो पकड़ के चलते हैं, एवरेज सबका पकड़ के, ओके, सबका एक एवरेज अगर करेंगे तो 50-60%, फाइन, वेरी गुड। अभी ये मेरे को बताओ कि बेसिकली अगर 50-60% मिला है आप लोगों को, ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को ज्यादा मिलता है और कुछ लोगों को कम मिलता है? चैट में डाल दीजिए, ऐसा क्यों होता है कि किसी का टीओटी हो जाता है, किसी का 12 पॉलिसी भी नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? एनी रीजन आपको पता है? मांगते नहीं है, ओके। सो आई थिंक आवर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, जो भी लोग मेरे सेशन अटेंड कर चुके हैं, वो लोग यहाँ पर आंसर नहीं करे, बिकॉज आप लोगों को अभी ऑलरेडी आंसर पता है। तो जो लोग नए आए ना, मैं चाहता हूँ वो लोग इसमें आंसर करें। यस, कम ऑन, क्विक। प्रार्थना की कमी है, कम नहीं, काम नहीं करते, ओके, कम ऑन, क्विक 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 फास्ट। मेहनत की कमी है, ओके, वेरी गुड, क्विक 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 क्विक, कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। हम लोग ट्राई नहीं करते, ओके, मेहनत नहीं करते, मांगने का स्टाइल डिफरेंट है, ओके, ओवर थिंकिंग करते, वेरी गुड, या ओवर थिंकिंग करते हैं, ओके, फाइन, ओके। एक्चुअली एक्चुअली जो राइट आंसर है, किसी ने पॉजिटिव नहीं रहते हैं, ओके, ओके, लैक ऑफ कंटिन्यूस फॉलो अप, ओके, ओके, ओके। मैं आपको वापस आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे, आप लोग कान से सुन रहे, ओके। तो आपको मैंने पहला सवाल क्या पूछा? जो भी आपने मांगा उसका 50 या 60% आपने मिला, एवरेज, ओके। जो भी आपने मांगा उसका 50-60% आपको मिला, कुछ लोगों को 100, कुछ लोगों को 50, जो भी है। तो फिर ऐसा क्यों होता है, कुछ लोगों को ज्यादा मिलता है और कुछ लोगों को कम मिलता है? दोनों क्वेश्चन को एक साथ जोड़ो कि अगर मैंने जो मांगा मेरे को 50% या 100% भी मिला है, अगर जो मैंने मांगा वो 100% भी मिला है, तो ऐसा क्यों होता है कुछ लोगों को टीओटी हो जाता है और कुछ लोगों का एमडीआरटी भी नहीं होता है? क्यों? नॉट अवेयर, फाइनेंशियल, ओके, नो डिसिप्लिन, ओके। नहीं नहीं, आप लोग सुन नहीं रहे। अगर आपने जो मांगा उसका 100% या 80% आपको मिला, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि आपका टीओटी हो चुका है? और कुछ लोगों का टीओटी होता है, कुछ लोगों का। आवाज कम है, आवाज कम नहीं होनी चाहिए, एक मिनट में चेक करता हूँ। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, माइक्रोफोन चेक, हेलो। हाँ, आवाज बराबर है, आवाज बराबर है। आपके यहाँ से चेक कर लो। बाकी सब लोगों का आवाज सुनाई दे रही है? जस्ट राइट यस, बराबर है ना? ओके ओके, गुड गुड, ओके फाइन, ओके। सो आप लोगों ने सही सही जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर आपने सपोज आपका इनकम 5 लाख है या 7 लाख है, ओके, आपका इनकम 7 लाख है, और आप कहते हैं जो भी मैंने मांगा मेरे को 100% मिला, मतलब आपने 7 लाख मांगा था, राइट? जो भी आपने मांगा उसका 100% अगर आपको मिला मतलब 7 लाख मांगा था। जो भी आपने मांगा था उसका 70% मिला, मतलब आपने
10 लाख मांगा था, आपको 7 लाख मिला, राइट। अभी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, इसका आंसर है कि वो लोग ने ज्यादा मांगा। जो भी आप मांगते हो ना, उसका आपको 70%, 80%, 90% या 100% मिलता है। तो जिसने जिसने जिसको एमडीआरटी मिला उसने क्या मांगा रहेगा? आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। जिसने एमडीआरटी किया उसने क्या मांगा रहेगा? क्या मांगा रहेगा जिसने एमडीआरटी किया? सीओटी मांगा रहेगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट पूनम, वेरी नाइस। सीओटी टीओटी मांगा रहेगा, राइट, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट। आप लोग एकदम टू द पॉइंट है। क्या आप आंसर करते हैं ना, तो मुझे पता है कि आप लोग ट्रैक पे है कि नहीं है। ओके, मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं, राइट। तो जो बंदा 1 करोड़ मांगता है उसको 50 लाख मिलता है, जो 10 लाख मांगता है उसको 5 लाख मिलता है। ओके, तो ऐसा होता है। मतलब प्रॉब्लम हमारे मेहनत में, हमारे नॉलेज में और कहीं और नहीं है। हमारा प्रॉब्लम जो है वो हमारे मांगने में। ऑफ कोर्स मांगने के बाद आपको काम तो करना पड़ेगा, बट आप जब मांगते हैं तो उस हिसाब से आप काम भी करते हैं, फोकस भी रखते हैं, सब होता है, राइट। और आप मांगते नहीं है इस वजह से। तो किसी ने कहा है कि आपका अगर सपना बहुत छोटा है तो उसमें आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। जितना बड़ा और चैलेंजिंग सपना हो उतना ही आपका ये बड़ा रहेगा। किसी ने पूछा था कि आसमान का साइज क्या है, आसमान की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो एक ट्रेनर, एक इंसान कहते हैं ये डिपेंड होता है कि आप आसमान को कहां से देखते हो। अगर आप छोटी सी खिड़की से अगर देखते हो तो आसमान का साइज आपको छोटा दिखेगा। और अगर आप ऊपर टेरेस में एक बहुत बड़े बिल्डिंग 30-40 माले के बिल्डिंग के ऊपर जाके आप जब आसमान को देखते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई का अनगिनत मतलब ये होता है, राइट। तो दैट इज द वे इट इज। तो हम लोग जो मांगते हैं वही हमारा प्रॉब्लम है। अभी क्या है ना, ये आपको कैसे पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या ऐसे मतलब मजाक कर रहा हूँ, राइट। तो ये मैं आज आपको ये सेशन खत्म होने से पहले प्रूव करूंगा और आप लोग खुद कहेंगे कि ये सही है जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, उसको प्रूफ भी मैं दूंगा आज का सेशन खत्म होने से पहले। तो बेसिकली क्या है, इसका जो मेन प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ था, 2008 में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था गारंटीड एमडीआरटी। और मेरे जो मार्केटिंग मैनेजर थे जॉन पिंटो करके थे, मेरे अजीज दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड थे, और उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था एज अ मार्केटिंग मैनेजर। बहुत ही मतलब जबरदस्त बंदा था। और उन्होंने मुझे बोला कि लाजरस हम लोग है ना एक गारंटीड एमडीआरटी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जिसमें 3 साल में अगर गारंटी नहीं, एमडीआरटी अगर नहीं हुआ तो सबको फीस हम रिटर्न करेंगे। तो मैं बोला पागल हो गया क्या, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब तो वो उसको मतलब वो बोल रहा था नहीं नहीं लाजरस, आपके सामने अगर कोई भी बैठेगा ना 3 साल तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो एमडीआरटी नहीं हो सके। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर वो सामने 3 साल बैठता है और जैसे आप बोलेंगे वैसे स्टेप बाय स्टेप करता है तो डेफिनेटली वो कभी भी एमडीआरटी से वो चुकेगा नहीं। और उन्होंने सीधा बोला आप डोंट वरी, मैं मेरे को गारंटी है और आपके ऊपर भी भरोसा है तो मैं ये प्रोग्राम लॉन्च करता हूँ। उन्होंने एक्चुअल सब ब्रोशर बना के सब लॉन्च किया। तो मैं थोड़ा डर रहा था, मैं बोला यार लफड़ा है कि कभी बाय चांस अगर नहीं हुआ तो। बट वो पूरा एकदम कॉन्फिडेंटली जाके ब्रांच टू ब्रांच पूरा मतलब रोहा तक इधर उधर सब काफी जगह पे वो लोग गए और उन्होंने वो लॉन्च किया। मुझे लगा एक 40-50 लोग आएंगे क्योंकि 3 साल का प्रोग्राम कौन करता है, राइट। बट क्या हुआ, वो साल में 400 लोगों ने ज्वाइन किया और हम लोग कुछ 25,000 फीस चार्ज कर रहे थे। 400 लोगों ने ज्वाइन किया। तो मुझे बहुत डर लगा। एक्चुअली क्या है, इसमें खुश होने की बात थी बट मुझे डर लगा कि 3 साल के बाद अगर 400 लोग मेरे घर के बाहर अगर लाइन लगाएंगे रिफंड लेने के लिए तो मेरा तो हरियाणा रिया हो जाएगा पूरा तो उस हिसाब से फिर मैं बहुत डरने लगा। तो मैंने क्या किया, इमीडिएटली मैंने भगवान को फोन किया, डायरेक्ट लाइन हॉटलाइन पे भगवान को फोन किया। और भगवान बहुत गुस्सा हो गया, बोला तुम डायरेक्ट ऐसा कैसा आता है, प्रॉपर चैनल से आ जाओ। मैं बोला नहीं नहीं, मैंने एक गलती किया है और उसको सुधारने के लिए मेरे को जरा क्विक आपसे बस 1-2 मिनट बात करनी है। बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो क्या है। मैं बोला सर मैंने एक गलती कर दिया है, गारंटेड एमडीआरटी मेरे जो एम्प्लॉय है, मेरे फ्रेंड जो है उसके बातों के ऊपर मैंने एक गारंटेड एमडीआरटी प्रोग्राम लॉन्च किया है और फिर अभी मैं मनी बैक रिटर्न वगैरह। तो मेरे को खाली आपको पूछना था, ये एजेंट जो है ना अभी करता है ना, एनीवे वो कभी नहीं करता वो अलग है, बट उसका नाम अभी करता है। मैं बोला
तो ये अभिकर्ता जो है ना, उसको आप एमडीआरडी कैसे बनाते हो, किस बिना पे बनाते हो ना, व्हाट इज द बेसिस, आप कमीशन वगैरह कैसे देते हो। तो उसने बोला वो तो लंबा स्टोरी है, बट मैं आपको शॉर्ट में बोलूंगा कि मैंने एक पहले क्या होता था, पहले मैं हर एक एजेंट का फाइल लेके बैठता था और उसका बहुत सारा एनालिसिस करके फिर उसको डिसाइड करता था कि कितना उसको इनकम देना चाहिए। बट अभी क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन वगैरह आने से बहुत एजेंट बहुत हो गया, फाइल बढ़ गया है। बोला 1.5 करोड़ एजेंट टर्मिनेट हुए, तो उतना 1.5 करोड़ का फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने एक असिस्टेंट अपॉइंट किया और मैंने उसको बोला जो भी एजेंट मांगेगा ना उसको 50% दे देना। ओके, तो वो असिस्टेंट भी थोड़ा सा ये हो गया, बोला सर ऐसा है तो कोई कुछ भी पूछेगा। बोलता है नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं पूछेगा, मुझे मालूम है एजेंट जो है ना वो अपने औकात से ही मांगता है, तो तुम डरो मत, वो कोई ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, राइट। और फिर इमीडिएटली भगवान गायब हो गए। तो मुझे अभी पता, एक चीज पता चला कि मांगने से मिलता है, बिकॉज भगवान बोला, भगवान ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ये प्रूफ है। ओके, तो अगर मैं आप लोगों को अभी पूछूं कि भगवान ने मेरे को बोला है और ये सही है, ओके, और ये मान के चलो एकदम 100% सही है, तो आप एनुअल इनकम कितना मांगेंगे, जरा चैट में डाल दो, एनुअल इनकम आप कितना मांगेंगे। भगवान बोला जो भी मांगेंगे उसका 50% मिलता है, तो कितना मांगेंगे। क्विक 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 फास्ट, सोचो मत, इतना सोचने की जरूरत नहीं। 1 करोड़, ओके। 5 लाख, संजय ठाकुर से 5 लाख, पूनम से 50 लाख, 1 करोड़, ओके। 10 करोड़, 50 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 5 लाख। देखा, अभी भी लोग 5 लाख 15 लाख में बैठे हैं, जब सलाह भगवान बोल रहा है जो भी आप देंगे, दर्शना भगवान बोला जो भी आप मांगेंगे वो देंगे, तो एजेंट बोलता है नहीं नहीं सर, वो प्रॉब्लम क्या है ना, वो अपना बैंक का पासबुक है ना, उसमें उतना फिगर बैठता नहीं है, इसके लिए हमने उसके हिसाब से किया। या फिर कुछ लोगों को डर लगता है अगर इतना 1 करोड़ 10 करोड़ आ जाएगा या 100 करोड़ आ जाएगा तो सला उसका करेगा क्या, है ना। तो लोगों का मतलब आप अगर देखेंगे ना, देखो पार्थ कहता है 29 क्या करोड़ और लैक्स या बिलियंस, ओके। तो आप लोगों को 100 करोड़ मांगना चाहिए दोस्तों, 100 करोड़ मांगना चाहिए। और क्या होता है उसके लिए, हमारा मतलब दिल मानता नहीं है। 100 करोड़ तो बोलने भी जाएंगे या हाथ ऊपर करने जाएंगे तो दूसरा हाथ उस हाथ को नीचे डालेगा, बोलेगा पागल है क्या, तेरे को करोड़ में कितना जीरो है पता है क्या। अरे जीरो अपने को थोड़ी गिनना हो, तो बैंक वाला गिनेगा, अपन का जीरो गिनने वाले हैं, वो जो भी होएगा, राइट। तो ये बताता है कि हम क्या करते हैं ना, और इमीडिएटली कोई आंसर देता नहीं है, इमीडिएटली कोई आंसर देता नहीं, क्यों, क्योंकि लोग अपना औकात निकालते हैं कि मेरी क्या वैल्यू है। और दोस्तों आप जो मांगते हैं ना वो आपके वैल्यू के हिसाब से होता है, और भगवान देने को तैयार है, बट आप लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप लोगों को एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा ये आप लोगों ने फिगर कम क्यों बोला, 100 करोड़ क्यों नहीं बोला, और काफी लोगों ने आपने क्यों बोला, बिकॉज आपके माइंड में जो रुकावट है वो रुकावट है प्रॉब्लम्स की, कि आपके जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, और इस वजह से आपको वो प्रॉब्लम्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरी तो पूरी फटी पड़ी है, पूरा सब प्रॉब्लम है, इतना राड़ा है घर में, मेरे लाइफ में, तो कैसे होगा, इतना सारा झिझक, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है। यस लिखो, जो प्रॉब्लम है यस लिखो, जो नहीं है तो नो लिखो। क्विक, सब लोग को लिखना है फटाफट, कितने लोगों को प्रॉब्लम है तो यस लिखो। कीर्ति ने कहा नो, ललित ने कहा नो, ओके, आपके लिए आंसर आ जाएगा अभी, ओके ओके ओके। देखो अगर प्रॉब्लम है तो ही सॉल्व होगा, अदरवाइज फिर नहीं होगा, ओके फाइन। तो सब लोगों ने कहा प्रॉब्लम है। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा मेडिटेशन देने वाला हूँ, वो मेडिटेशन आपको करना है, और ये मेडिटेशन जब आप करेंगे तो क्या होगा, आपका पूरा प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाएगा, ओके। और ये मेडिटेशन स्पेशली एक कश्मीर अपना कश्मीर हिमालयस में जाकर एक साधु से मैं मिला था, और उन्होंने ये मुझे मेडिटेशन बताया था। ये मेडिटेशन अगर आप करेंगे सिर्फ 20 मिनट के लिए आपको करना है, ओके, 20 मिनट के लिए खाली। अभी जब सेशन चालू है तभी मत करो, नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको क्या करना है, आज शाम को घर पे
सब काम धाम से आने के बाद आपको एक फ्रेश हो जाना है, स्नान वान करके फ्रेश होना है, एक अलग सेपरेट रूम में आपको जाना है। वो रूम को आपको अंदर से कड़ी नहीं लगाना है, बिकॉज वो दरवाजा थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपके अंदर से जब बाहर आएगी ना तो वो दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो वापस वो आपको पकड़ लेगा। इसके लिए थोड़ा सा दरवाजा खुला रखना है और आपको एक मेडिटेशन करना है। तो जैसे हम मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए जैसे बैठते हैं, वैसे बेड के ऊपर या चेयर के ऊपर आपको ध्यान के लिए बैठना है। और आवाज और सब डिस्टरबेंस कुछ टोटल ये रखना है। और आपके फैमिली को भी बोलना है आपको डिस्टर्ब ना करे 20 मिनट के लिए। और फिर 20 मिनट के लिए आपको क्या करना है, आपका जो आपका सांस है ना, सांस जो है वो आपको रोकना है 20 मिनट के लिए, सांस लेना नहीं है। तो आपको क्या लगता है आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व? हेलो, प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व? यस, नो? क्या होगा अगर 20 मिनट सांस रोकते हैं तो क्या होगा? घुटन से खाली होगी, क्या होगा 20 मिनट? डेथ होगा, करेक्ट। संजय ठक्कर कहीं सही कहता है कि डेथ होगा, हम मर जाएंगे, राइट, क्योंकि 20 मिनट सांस रोकेंगे तो गया हो। तो मतलब ये नहीं रियली अगर आप करेंगे, बट आप देखो कितना बड़ा चीज होता है, क्योंकि आपका जब डेथ होता है आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, और इसके लिए मैंने दरवाजा थोड़ा सा खुला रखने को बोला मैं, क्योंकि बॉडी लेके जाने के लिए एटलीस्ट घर वालों को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, राइट। तो उसका मतलब क्या है, जब तक हम लोग सांस लेते हैं, ओके, इसका मतलब क्या है, जब तक हम लोग सांस लेते हैं तब तक हम जिंदा है। जब हम सांस लेना बंद करेंगे ऑटोमेटिकली हम यू नो मतलब मर जाएंगे। तो प्रॉब्लम जो है इसको हमको हैंडल करना है, इसको हैंडल करते हुए जीना है। और प्रॉब्लम अगर नहीं रहेगा, एक ही जगह है जहां पर प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम जो है उसको प्रॉब्लम जोन कहते हैं। वो चंदनवाड़ी या शमशान घाट है, जिसको भी वहां लेके जाया जाता है उसके लाइफ के सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। भले दूसरों के चालू हो जाते हैं, बट एटलीस्ट जो उसको खंदा दे रहे हैं उनका सबका प्रॉब्लम चालू हो जाता है, बट जो बेचारा उधर सोया हुआ है ना, उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और आपको अगर प्रॉब्लम है, राइट, अच्छा, जो नहीं बोला ना प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग ऑलरेडी चंदनवाड़ी जा चुके हैं। वो तो दुखी आत्मा, मतलब भटकती हुई आत्मा है वो लोग, जो बोल रहे हैं हमको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होना ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप एक अलग इसमें जी रहे हैं। प्रॉब्लम तो जैसे किसी ने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पीकर है, वो कहता है प्रॉब्लम ऐसा है ना कि हम सांस अंदर लेते हैं तो एक प्रॉब्लम है, जब तक वो सांस बाहर आती है तो दूसरा प्रॉब्लम। इधर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या प्रॉब्लम से हम बाहर निकल रहे हैं या नए प्रॉब्लम में अंदर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो हो ही रहा है। ऐसा कंटिन्यूस चालू रहता है लाइफ में, और वो अगर नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। तो इसके लिए आपको अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो मेरे पास फ्री टिकट है शमशान में आपको भेजने का। तो वो टिकट मैं आपको दे सकता हूँ, फ्री टिकट से सब प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो जाते हैं। और जो वहां सोए हुए हैं ना लाइन से सेमिट्री में, वो लोग का लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपको चाहिए तो मुझे बोलो, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करो, मैं आपको टिकट भेज देता हूँ, आपको वहां भेज देंगे हम लोग। ओके, तो आपका सब प्रॉब्लम लाइफ का सॉल्व हो जाएगा। अभी मेरे को ये बोलो कि आप बड़े हैं कि प्रॉब्लम बड़ा है? आप बड़े हैं कि प्रॉब्लम बड़ा है? हम बड़े हैं, राइट, ओके। इधर हम या मैं बोलो हम बड़े, ओके। कौन बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ा है कि हम बड़े हैं? ओके, वेरी गुड। ओके, एटलीस्ट वेरी गुड, एटलीस्ट ये बात तो सही है बट क्या होता है जब हम लोग किसी से बात करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं अरे यार मैं इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। क्या बोलते हैं हम लोग, किसी को भी जब प्रॉब्लम रहता है ना, जब किसी से बात होती है तो हम लोग ये बोलते हैं कि मैं बहुत बड़े, मैं ओके, या हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए। तो अभी यहाँ प्रॉब्लम बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? जब जो बात हम लोग करते, देखो हमको मालूम है कि हम बड़े हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट क्या है
कि बोलते समय हमेशा हम ये बोलते हैं कि मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया हूं, राइट। तो ये मैं आई एम इन अ बिग प्रॉब्लम, किसी को भी बात करते अरे आई एम इन अ बिग प्रॉब्लम, तो मतलब मैं छोटा हूं, प्रॉब्लम बड़ा है, राइट। बट आप जो बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं कि आप बड़े हैं और प्रॉब्लम छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे मैं बोला ना, मैं और प्रॉब्लम ये दो शब्द उसमें आना चाहिए, मैं और प्रॉब्लम ये दो शब्द उसमें आना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे? मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा हूं ऐसे नहीं बोलोगे, तो बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे फटाफट? ओके, तो ये जो हमको बोलना है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है ना, व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग ये है कि द प्रॉब्लम इज इन मी। ओके, जब तक आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ना ये मेरे अंदर है, प्रॉब्लम बाहर नहीं होता है, तो आपको प्लीज जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो उसकी जिम्मेदारी आपको कहना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हूं। जब भी आप मैं इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हूं वहां से आप जब सोचना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम का सुलझना शुरू हो जाता है। जब तक हम बोलेंगे ना कि वो उसका प्रॉब्लम है, मेरे माँ के वजह से प्रॉब्लम है, मेरे वाइफ के वजह से प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड के वजह से प्रॉब्लम है, यू नो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के वजह से प्रॉब्लम है, मार्केट के वजह से प्रॉब्लम है, माहौल के वजह से प्रॉब्लम है, इंस्टेबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम है, तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो मतलब भी अभी मेरा जो एक स्टूडेंट है जिसने जो कोचिंग ले रहा है, उसने इस साल के फेब और मार्च में 2 करोड़ प्रीमियम लाया। उसी माहौल में, उसी सिचुएशन में उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था, एक्चुअली बहुत बड़ा, मतलब माइंड ब्लोइंग। अगर वो कोचिंग में नहीं रहते तो 4-5 महीना उनका ऐसे ही निकल जाता, बट बिकॉज वो कोचिंग में थे, 35 दिन के बाद इमिजिएटली वो ट्रैक पे आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बताया कि प्रॉब्लम ठीक है बाहर हुआ, उनका कोई उसमें हाथ नहीं है, बट मैं अगर ये बोलूंगा कि मेरा जो बिजनेस नहीं हो रहा है उसका कारण मैं हूं, वो मेरा जो दूसरा चीज हुआ वो नहीं है, तो वैसे करके सोचने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी में मैंने देखा है 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक वो लोग हैं जो रिजल्ट देते हैं, दूसरे जो लोग जो स्टोरी बोलते हैं। ओके, 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक वो है जो बोलेंगे कि मैं ये करूंगा और करके आएंगे, या तो कुछ लोग हैं जो स्टोरी, कुछ नहीं बहुत सारे लोग हैं जो स्टोरी बोलते हैं, राइट। तो 2 ही प्रकार के लोग हैं। तो जैसे मतलब इमीडिएटली मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि बेसिकली जब आपका डेवलपमेंट ऑफिसर आपको कॉल करता है तो इमीडिएटली हम फोन नहीं उठाते। ओके, इमीडिएटली हम फोन नहीं उठाते, क्यों? क्योंकि हमको स्टोरी याद करनी रहती है कि क्या बोलूं। तो मैंने एक ऐसा बुक छापा है, 365 स्टोरीज। ओके, वो बुक आप खरीद सकते हैं, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर से ही पूछ के आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको दूंगा। तो उसमें क्या रहेगा, आपको 362 स्टोरीज 365 स्टोरीज रहेगा, ताकि आप डेवलपमेंट ऑफिसर जब भी हर रोज भी कॉल करेंगे तो आपके पास एक नई स्टोरी रहेगी। अदरवाइज क्या होता है ना, आप सेम स्टोरी रिपीट करते रहते हो, फिर वो पता चलता है, आपको भी पता चलता है स्टोरी है, डीओ को भी पता चलता है ना। एजेंट मैंने देखे हैं 4 प्रकार के होते हैं, एक वो है जो विस्टिंग, जैसा शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली का जो ख्याली पुलाव है, बहुत सारे लोग ऐसे इसमें रहते हैं ना, मेरा काश मेरे लाइफ में ये होता, काश मेरे लाइफ में वो होता, काश मेरा भी एमडीआरटी होता, काश मेरा भी ये होता, काश मैं भी इतना कमाता था, सोचते रहते हैं। दूसरे जो एजेंट है वो वॉच थिंग हैपन है। ओके, ये भी मतलब थोड़ा अच्छा लेवल है, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, जो भी डीओ का यूनिट मीटिंग रहता है, ब्रांच का मीटिंग रहता है, डिवीजन का मीटिंग रहता है, सब मीटिंग को अटेंड करते हैं। बट क्या है ना, ये लोग ताली बजाने के लिए जाते हैं। तो किसी को मैं जब बहुत सारे डीओज मुझे भी पूछ बुलाते हैं यूनिट मीटिंग के लिए, तो मैं फिर एजेंटों को बोलता हूँ, यार ये 4-5 लोगों को ये प्राइज मिला, तो आप लोग सब लोग इतने लोग क्यों आए फंक्शन? तो बोला सर ताली बजाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो बहुत सारे लोग ताली बजाते हैं और वॉच थिंग हैपन करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता क्या हुआ, वो पॉलिसी लेके आएंगे और फिर ब्रांच में उनको पता चलेगा, अरे ये तो पॉलिसी बंद हो गया। बोला बंद हो गया? कभी हो गया? अरे मेरे को मालूम ही नहीं। अरे यू नो तो ऐसा इनको जिंदगी मतलब किधर क्या चल रहा है इनको कुछ पता ही नहीं रहता है, डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। और चौथे प्रकार के लोग हैं वो है मेक थिंग्स हैपन, जो जिंदगी में करके दिखाते हैं। ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा
2005 में बॉम्बे में जब बाढ़ हुई थी तो लिटरली मतलब कुछ एरियाज में तीसरे चौथे माले तक पानी था। हमारा विले पार्ला में जो जीवन सेवा करके बिल्डिंग, उसका ऑलमोस्ट जो है वो मतलब खंदे तक पानी उसका आ गया था। और एक लेडी एजेंट जो है जो बोरोवली में रहते हैं, बोरोवली टू आई थिंक सांता क्रूज ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये शायद मुझे याद, अभी डेट याद नहीं आ रही है कौन से डेट को हुआ था, बट 2005 में ये जून में कुछ जून जुलाई में हो। तो अगले दिन जो है वो लेडी जो है ना, वो प्लास्टिक बैग में ऐसा ऊपर पकड़ के अपना प्लास्टिक ऊपर पकड़ के वो उस बोरोवली से 25 किलोमीटर दूर आई और वो अपने ब्रांच में गई। और ब्रांच उनका फर्स्ट फ्लोर मतलब ये था। तो जो ब्रांच मैनेजर वहां आया था देखने के लिए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, क्योंकि नीचे जो फ्लोर पे था वो सब कंप्यूटर सब चीज सब चीज पानी में डूब गया था। तो ये लेडी को देखकर वो बहुत हैरान बेचैन हो गया, बोला मैडम आप आज क्यों आए? तो मैडम ने बोला नहीं नहीं सर, क्या है ना, आज मेरा एजेंसी ईयर एंडिंग है और मेरी 2 पॉलिसी बाकी थी तो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए करके मैं 2 पॉलिसी लेके आए। अभी जब सिचुएशन एकदम अच्छा था उन्होंने 10 पॉलिसी किया पूरे साल में। और जब सिचुएशन एकदम बिगड़ा हुआ था, इतना बिगड़ा हुआ था, मैं खुद फंस गया था, मेरी गाड़ी में पूरी पानी भर गई थी। और मैं अगले दिन एक नजदीक मेरे स्टूडेंट फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड, उनके घर पे मैं रहा। और अगले दिन मैं दादर से चल के आया। मुझे पता है कि कितना उसमें हाल हाल, बट फिर भी उस दिन एक लेडी जो है वो अपना ये करके पॉलिसी लेके वहां आई और इतना हैरानगी में भी वो ये किया। तो मतलब यही है कि एक्चुअली सिचुएशन क्या होता है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सिचुएशन मैं अगर करना चाहूं तो मैं करूंगा, नहीं करना चाहूंगा तो नहीं करूंगा। और मेरे पास बहुत अच्छी स्टोरी होती है कि मैंने क्यों नहीं किया। और ये जो स्टोरी देने वाले लोग हैं ना, वो कभी भी सक्सेसफुल होते नहीं। भले कुछ भी हो जाए मैं करूंगा तो वैसे आप लोग अगर सोचते हैं तो एक अलग प्रकार का आपके लाइफ में सफलता जो है वो होगी और आगे आप बढ़ेंगे। अगर मैं देखता हूं ना, जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे। अगर आप देखेंगे, अगर आपके लाइफ में कम चैलेंज है तो मतलब आपका सफलता का चांस बहुत कम है। बट अगर आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस है तो मतलब आपका सफलता का बहुत ये है। मतलब बहुत सारे लोगों का मैंने बुक्स पढ़े हैं, उनके जिंदगी के बारे में देखा है और मैंने देखा है कि उनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे और वो चैलेंजेस है, जितने ज्यादा चैलेंजेस है उतना ही ज्यादा उनका लाइफ जो है वो अच्छा होता है दोस्तों मेरे को ये बताओ कि एक सेमेट्री जो होती है ना, जैसे जहाँ कैथलिक्स की को दफन किया जाता है मरने के बाद, तो एक ऐसा टूम स्टोन रहता है। और एक टूम स्टोन के ऊपर लिखा था बॉर्न इन 1922, डाइड इन 1942 एंड बेरिड इन 1982। तो मुझे ये बताओ कि इनको इतना मतलब 40 साल के बाद क्यों दफना है? हाँ विकास सर, 25 जुलाई करेक्ट। 40 साल के बाद इनको दफना क्यों दिया? कभी दफनाते हैं नॉर्मली? आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हो। आप लोग, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई वीडियो भी चालू नहीं किया है और कोई बात भी नहीं कर रहे। जरा अनम्यूट करके बताइए, वीडियो चालू कीजिए सब लोग, क्योंकि मुझे भी पता नहीं आप लोग कहाँ पर है। दुखी आत्मा हो गए क्या? ओके, वी कांट अनम्यूट। अच्छा ओके, 1 मिनट। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ओके, अभी 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 मैंने किया। ओके, हाँ अभी बात करो, बोलो फटाफट, क्यों ऐसा हुआ? इनको 40 साल के बाद क्यों दफना है? उसका बॉडी नहीं मिला होगा। बॉडी नहीं मिला होगा। ओके वेरी गुड, एक्सेलेंट, बॉडी नहीं मिला रहेगा। ओके, और क्या हुआ रहेगा? बॉडी नहीं मिला रहेगा, और क्या हुआ रहेगा? बोलो, इंटरेक्ट करो प्लीज। फास्ट फास्ट बोलो यार, कुछ तो बोलो। सर शायद उनको कहते डेड बॉडी के देख के ये उम्मीद है कि ये फिर से जा सकते जीवित हो सकते हैं, इसी कारण उन्होंने नहीं दफनाया होगा, इसी ओके, होप के तो साथ। उनको ऐसा लगा कि शायद ये वापस जीवित हो सकते हैं 40 साल तक। ओके ओके, और क्या हुआ रहेगा? सर उनकी इच्छा हो रही होगी ये शायद 40 साल
after 40 years. अच्छा, उनका इच्छा था कि 40 इयर्स के बाद मेरे को दफना। ओके, और क्या? मैं बैंगलोर में गया था, ये सेशन में ले रहा था, तो एक एजेंट ने बोला शायद उनका डेथ क्लेम सेटल नहीं हुआ रहेगा। बोला जब तक डेथ क्लेम सेटल नहीं होगा तब तक मेरे को दफनाने का नहीं। ओके दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना, ये स्टोरी आपकी और मेरी स्टोरी है। ओके, ये आपकी और मेरी स्टोरी है। क्या होता है जब हम 20 साल के उम्र के रहते हैं ना, तब तक हम लोग बहुत ही उत्साह और बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत एंथुजियाज्म में रहते हैं। आप देखो कोई भी मतलब इंसान जो है, किसी ने ऑफ कोर्स, मैं पूछा ये क्या हुआ, तो किसी ने मेरे को ये भी बोलता है शायद सर उसका 1942 में शादी हुआ रहेगा, तो उसके बाद वो दुखी आत्मा बन गया। तो ऐसा मतलब काफी सारे रीजंस आते हैं, बट बेसिकली ये हमारा स्टोरी है कि हम 20 साल के उम्र के होते हैं ना, तब तक हम लोग बहुत मतलब अलग सोचते हैं, हटके सोचते हैं। मैं ये करूंगा, मैं चांद पे जाऊंगा, मैं अपना खुद का प्लेन बनाऊंगा, मैं ये करूंगा बहुत, क्योंकि उस समय तक अपने को क्या होता है ना, दुनिया का कोई फटका हमको मिला नहीं रहता है, और हम लोग एकदम ओपन रहते हैं, एकदम क्लियर रहते हैं। बट क्या होता है, जैसे हमारा 20 साल हुआ या जैसे हम जॉब शुरू करते हैं और जिंदगी की रोक ठोक अपने ऊपर चालू हो जाती है, और फिर कभी कभी काफी डिफिकल्टी हो जाती है, तो हम लोग क्या है ना, दुखी आत्मा बन जाते हैं। तो इसको मैं दुखी आत्मा कहता हूँ। तो एक्चुअली 42 से 82 ये भाई साहब मरे नहीं थे, ये जिंदे थे, बट अंदर से मर गए थे। ओके, तो खाली जिंदगी में ऐसे मतलब जैसा दुखी आत्मा, तो क्या होता है ना, हम लोग दुखी आत्मा जैसा घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मेरे को पता नहीं आपके ब्रांच में भी आपने दुखी आत्मा, भटकती हुई आत्मा देखा है कि नहीं देखा है, राइट? और वैसे आप बहुत कहीं भी जाएंगे तो आपको दुखी आत्मा तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी क्या होता है ना, नॉर्मली सेंटा क्लॉज है ना, वो बहुत सारा सेंटा क्लॉज जो है वो क्रिसमस के टाइम पे बहुत सारा गुडीज और बहुत सारा गिफ्ट लेके आता है, राइट? बट हम लोग है ना, हम लोग सब सेंटा क्लॉज है, हम लोग खाली क्रिसमस ने हर रोज बाहर निकलते हैं, और हम हमारा प्रॉब्लम का बैग लेके जाते हैं, घूमते हैं तो सब लोग सवेरे से, अच्छा वो मैं पूछता हूँ एजेंट को, यार वो प्रॉब्लम का बैग घर पे रखो ना, नहीं नहीं यार वो लेके जाना पड़ता है हर रोज वो उठा के लेके जाते हैं। और फिर कस्टमर के पास जाके कस्टमर बोलता है ना कि मतलब कस्टमर के साथ, कस्टमर को फिर वो बैग खोल के बता, देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा टारगेट नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर कस्टमर बोलता है अच्छा तुम्हारा हो गया प्रॉब्लम, अभी मैं मेरा बैग खोलूं क्या, तो कस्टमर अपना बैग खोल के उसका सब प्रॉब्लम बता दे, तो हमको बाद में मालूम पड़ता है कि वो अपने से दुखी है करके हम बैग लेके अपना निकल जाते हैं, और इस वजह से पॉलिसी बिकता नहीं है। तो बेसिकली क्या है ना, हमारा हम लोग ये पूरा चैलेंजेस जो है वो हमारे कंधे पे लेके घूमते हैं। सही मायने में हम लोग सब मरे हुए हैं, सब लोग हम मरे हुए हैं, क्योंकि वो एंथुजियाज्म, वो स्फूर्ति, वो वो एक्साइटमेंट हमारे लाइफ में नहीं है। और अगर आप देखेंगे सबसे हाई ऑफ सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जैसे मैं मतलब ट्रेन में जाता हूँ, तो ट्रेन में अगर आप देखेंगे बॉम्बे, अभी नहीं बहुत पहले जब मैं जाता, तो सवेरे 7 बजे भी ट्रेन में जब ट्रैवल करता था ना, तो ऐसे लोग आते थे जो वो हैंडल है ना, ट्रेन का ऊपर का हैंडल उनको पकड़ना पड़ता था, नहीं तो उनको बॉडी गिर जाएगी, ऐसा मतलब हालत रहता। और फिर जब भी मतलब स्टेशन आ गया तो अपना वो हाथ नीचे करते थे, पीछे वाला उस बॉडी को धक्का मार के बाहर निकालते थे। और अगर आप ट्रेन ऊपर से जो फुट ओवर ब्रिज है उसमें से अगर देखेंगे ना, कितने सारे मुर्दे ट्रेन से बाहर निकलते हैं, और जिस प्रकार से वो लोग चलते हैं। तो क्या है ना, अगर एंथुजियाज्म नहीं रहेगा तो आपको लाइफ में कुछ है। और सबसे बड़ा हाइट क्या है पता है, सबसे बड़ा हाइट है लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग का, कि एक मुर्दा जाके दूसरे लोगों को जीवन बीमा बेचना चाहता है। अभी आप सोचो कि जो क्लाइंट आपको, जो आप क्लाइंट के ऑफिस में जाते हो, उसको दिखता है कोई दुखी आत्मा या मुर्दा आया है, तो उसको कैसे मतलब एक्साइटमेंट होगा। देखो लोग जो है ना, हमको अगर आप ये देखेंगे, और ये फ्रैंक बेटगर ने वेरी क्लियरली कहा है कि हमारा एंथुजियाज्म है ना, ये सबसे बड़ा कारण है इंश्योरेंस में सक्सेस का। बाकी आपका नॉलेज कितना, आपका क्या कितना, आप काम कितना करते हैं, वो सब है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एंथुजियाज्म कितना है। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं सर कस्टमर हमको देख के अगली गली से बाजू वाली गली से निकल जाता है, हमको मिलना नहीं चाहता है। दोस्तों वेरी सिंपल है, एक दुखी आत्मा को आदमी क्यों मिलेगा, एक मुर्दे को आदमी कस्टमर क्यों मिलेगा। हम किसको मिलते हैं, जैसे आज अगर मैं जिस प्रकार से सेशन लेना शुरू करूंगा, एकदम मुर्दे जैसा अगर मैं सेशन लेता तो 15-20 मिनट सब लोग गायब होते,
बोलते हैं यार हम लोग का ये ऐसा लाइफ में इतना दुख है, अब ये लाजरस सर का दुख थोड़ी हमको सुनने को बैठना है। तो आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं? आप उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसकी लेवल ऑफ एनर्जी आपसे कहीं गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप उनके एनर्जी से ड्रॉ करना चाहते हैं, आप एनर्जी लेना चाहते हो। तो उसी प्रकार से क्लाइंट भी सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ मिलना चाहता है जिसकी एनर्जी बहुत हाई है ना। अगर उसकी एनर्जी हाई नहीं है तो वो कस्टमर उसको मिलना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा बॉडी लैंग्वेज है, जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं वो बॉडी लैंग्वेज एकदम जबरदस्त होना चाहिए। जब हम हाथ मिलाते हैं हमारे हाथ से वो एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए, सामने वाले सामने वाला हिल जाना चाहिए और बोलेगा यार एक जिंदा आदमी मैंने बहुत टाइम के बाद मुझे मिला है, ऐसा उसका सोच होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग है ना ये कहते हैं कि सफलता लक से होता है ना, लकी जो है बहुत लक होता है ना वही सफल होते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप वो जो सफल लोगों का अगर उनका बैकग्राउंड और उनका अगर लाइफ का जो चैलेंज है उसके बारे में आप जानेंगे ना तो आपको पता चलेगा लक वो कुछ नहीं है ना। और मैं भी बिलीव करता हूँ लक उसमें बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली लकी कौन होता है पता है? जो सफल होता है उसको लकी कहते हैं लोग। सचिन तेंदुलकर को बहुत ही मेहनत करके वो बहुत बड़ा बन गया है, बट वो लकी है ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आपको अगर लकी होना है तो आपको सफल होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा दुनिया को, जिंदगी में आपके सब आसपास लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं कितना सफल हूं, तभी जाके लोग आपको लकी कहेंगे। मी येऊ का? तो विनर्स आर 12:30-1 पर्यंत येणार आहे मग इसके लिए मैं हम एक तो विनर्स होते हैं ना, दे आर टू बिजी टू बी सैड। विनर इतने बिजी रहते हैं कि वो नाराज नहीं हो सकते। विनर जो है वो इतने विनर जो है वो लोग इतने पॉजिटिव होते हैं, कभी भी डाउटफुल नहीं हो सकते। विनर जो है इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब उनको दृष्टिकोण जो है फ्यूचर का बहुत ब्राइट रहता है, इसके लिए वो लोग फियरफुल नहीं हो सकते हैं, उनको डर नहीं लगता है। और विनर जो है वो डिटरमिन्ड होता है टू बी डिफेंडेड। वो कभी उसको उसको कितना भी आप हराओ वो वापस खड़े होके वापस चालू करे, कितना भी आप उसको हराओ, कितना भी उसको अगर प्रॉब्लम्स आ जाए वो ये करेगा। तो आपके जो विचार है उसके तरफ ख्याल रखो, क्योंकि आपके विचार बन जाते हैं आपके शब्द। ऐसा कभी होता नहीं है कि आप नेगेटिव बोलेंगे अगर आपके विचार नेगेटिव, अगर आपके विचार पॉजिटिव है तो आप कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं यूज करेंगे। तो आपके विचारों के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि उससे बन जाता है आपके शब्द। आपके शब्दों के ऊपर ध्यान रखो, उससे बन जाता है आपके एक्शन। आपके एक्शन के ऊपर ध्यान रखो, उससे बन जाते हैं आपके हैबिट्स। आपके हैबिट्स के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि उससे बनता है आपका चारित्र। और आपका चारित्र के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि उससे बनता है आपका डेस्टिनी। महात्मा गांधी को आज भी वो चल बसने के कितने साल हुए, 75 ईयर्स से ऊपर हो गए, फिर भी आज भी लोग उनको जानते हैं, आज भी नमन करते हैं पूरे वर्ल्ड में। उसको डेस्टिनी कहते हैं। डेस्टिनी मतलब आप इस दुनिया से जब जाएंगे तो लोग आपको क्या याद करेंगे। कोई एक कीड़ा मकोड़ा आके जिंदगी में आके चला गया, या ऐसा कुछ उसने करके दिखाया, इतने सारे लोगों के ऊपर प्रभावित उसने उतने लोगों को किया, ऐसा सोच के वो जाएगा या किसी और तरीके से। एक जो हाथी होता है, हाथी को सर्कस में जिस रस्सी से बांधा हुआ रहता है, राइट, तो आपको आप देखने से ही पता चलता है कि वो रस्सी तो तोड़ के भाग सकता है, बट वो भागता क्यों नहीं? क्या रीजन है? कोई बता सकेगा क्या रीजन है वो भागता नहीं है? हेलो हेलो। क्योंकि सर वो डरता है, उसका जब डरता डर है? निकल जाए, सर जब उसका उसको हाथी माइंड से सेट हो डर गया है कि निकल उसको 1 मिनट, 1 बाय 1। सर उसका माइंडसेट हो गया है, उसको छोटे से ही बचपन से ही एक रस्सी से बांध के रखा गया है जंजीर से। ओके ओके, हाँ, तो उसका करेक्ट उसका माइंडसेट हो गया है। हाँ, उसको बचपन से ही वैसे बांधा गया है। किसी का आवाज रोका है। ओके,
तो उसको जिस रस्सी से बांधा गया है, राइट, जिस रस्सी से बांधा गया है वो बचपन में वही रस्सी से बांधा गया था, ओके। और जब बचपन में उसकी उतनी ताकत नहीं थी, वो तोड़ने की कोशिश किया बट वो टूटा नहीं। अभी उसके माइंड में बैठा है कि मैं रस्सी तोड़ नहीं सकता हूँ, वो खुद को देख नहीं सकता है। जब वो बचपन में छोटा था, अभी कितना बड़ा इतना बड़ा बन गया है, बट उसको इसकी एहसास नहीं है। तो दोस्तों, आप हाथी को बोलते हैं उसका माइंडसेट बन गया है, बट क्या मैं अगर यही कहूं कि हमारे आज के सेशन में भी काफी हाथी ऐसे बैठे हैं जिनको खुद का ताकत का अंदाजा नहीं है, कुछ छोटा छोटा एक्सपीरियंस, कुछ छोटा छोटा फेलियर हुआ है, वहां से आप लोग बैठ गए हैं और हाथी जैसा आप सोचते हैं कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हाथी को बोलने के लिए बहुत इजी है, बट हम भी तो हाथी हैं। और वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्या हम भी हाथी बन गए क्या। एक ऐसा किसान था जिसको एक किसान था जिसने मुर्गियां पालता था। बट एक दिन वो ऐसे जंगल में जा रहा था, तो उसको एक चील का अंडा मिला, एक ईगल का अंडा मिला, और वो अंडा लेकर वो घर पे आया और अपना जो मुर्गी अंडे के ऊपर बैठा था वो अंडा उधर रख दिया। कुछ दिनों के बाद उस अंडे से चील का बच्चा निकला, बाकी मुर्गी का बच्चा निकला। चील का बच्चा अलग था, हटके था, बट वो जब आगे देखता था सब मुर्गी दिखता था, साइड पे देखेगा तो भी मुर्गी, राइट हैंड साइड पे देखेगा मुर्गी, पीछे देखेगा मुर्गी, सब जगह मुर्गी, और मुर्गी कुक 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 करती है, तो वो चील का बच्चा भी कुक 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 करने लगा। चील का बच्चा फटाफट मतलब बढ़ रहा था, क्योंकि उसके बॉडी से भी पता चल रहा था, और बाकी सब मुर्गियों को पता था ये बिग ब्रदर है, कोई तो अलग है, हटके है, बट वो खुद को नहीं देख सकता था। उसकी दुनिया जो थी उसके परिसर के ऊपर डिपेंड थी, जो भी परिसर में उसको दिख रहा था वही उसकी दुनिया थी और उसका माइंडसेट था, और वैसे ही वो बनने लगा। वो काफी बड़ा बन गया था, मतलब दिखने में बड़ो कुकू कुकू कर रहा था, तो किसान को लगा ये यार प्रॉब्लम है, इसको ऐसे रखूंगा तो ये मुर्गी जैसा मर जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं। तो एक दिन वो चील को, बच्चे को उठा के एक बड़े पहाड़ पे लेके जाता है और उसको कहता है कि मैं यहाँ से आपको फेंक देने वाला हूँ, या तो तू मतलब जैसे मिस्टर नटवरलाल में अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, तो उसको बोलता है ये जीना कोई जीना है लल्लू, तू तो चील है, तू तो आसमान में उड़ना चाहिए। और वो जो चील का बच्चा है वो कुकू कुकू करने लगा, तो उसको बोला अभी तेरे को मैं फेंकने वाला हूँ, इधर तू मर जा या तू आसमान में उड़ जा, और उसको फेंक देता है। जैसा है वो गिरने लगता है, चील के अंदर वो तो आसमान में उड़ने की अंदर से उसकी जो काबिलियत थी, तो अपना पंख खोल देता है, और जैसा ही पंख खोल देता है तो उसका गिरने का जो धीमा हो जाता है और पंख को हिलाना शुरू कर देता है, तो ऊपर उड़ना लगता है, और वो ऊपर 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 उड़ता है, और उसको खुद को एकदम हैरान होता है वो कि मैं इतना ऊपर उड़ता हूँ। ऊपर से वो देखता है सब मुर्गी जो किसान के आंगन में सब मुर्गियां जो खेल रही है, तो उसको लगा, वो सोचता है यार ये दुखी आत्माओं के साथ रहकर मैं भी दुखी बन गया था। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम दुखी इसलिए है क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हम रहते हैं जो दुखी है। अगर हमको लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो हायर लेवल के लोगों को, हायर इनकम के लोगों को, हायर लाइफस्टाइल के लोगों के साथ हमको मिलना जुलना होगा, उनके साथ उठना बैठना होगा, तभी फिर हमारा माइंड ये होता है। मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे, किस प्रकार से ये सब जो प्रिंसिपल्स है ना, ये सिद्धांत है, बट ये सिद्धांत जो है ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है। लोग क्या कहते हैं, अरे बोलने के लिए बहुत इजी है, बट देखो हमारे लाइफ में कितना मतलब प्रॉब्लम है, आप अगर देखेंगे ना तो आप भी मान जाएंगे कि नहीं नहीं हो सकता है। दोस्तों, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये सब जो सिद्धांत है जो मैंने आपको बताया, ये सभी सिद्धांत को मैंने फॉलो किया, और ये मेरे लाइफ का मेरे लाइफ में ये सब जो चीजों का मैंने उसको अपनाया, और इसके कारण फिर आज जो भी मैं हूँ वो उस कारण से हूँ। तो मैं जस्ट वेरी क्विकली आपको पूछना चाहता हूँ, एक 15-20 मिनट में मैं मेरी लाइफ की स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। इज इट ओके? क्विकली बताओ, यस यस यस, चैट में डाल दो, वेरी क्विक 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 क्विक, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके फाइन, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जब बेसिकली मेरा जो मैं पैदा हुआ था एक झोपड़पट्टी में जिसका नाम चुनाभट्टी है,
मुंबई के एक झोपड़पट्टी में हम जो एक सैंटा क्रूज में एक चुनाभट्टी करके है, वहां पर हम रहते थे। मेरे पिताजी एक मिल में सर्विस करते थे, 300 रुपया उनकी तनख्वाह थी। हम लोग 4 बच्चे थे, सबसे बड़ा मैं था, मेरे पीछे 2 भाई और एक बहन थे। और मेरी माँ बहुत ही मेहनत करती थी। हम लोग माँ जो है सवेरे अर्ली मॉर्निंग जाकर दूध जो है वो सेंटर से दूध लेके सबके घर में वो देने जाती थी। उसके बाद जो वो ये होता था, मतलब बहुत सारा इसका मतलब सिलाई का काम था, वो करती थी बहुत सारा। मतलब हम लोग भी वो बच्चों का जो खिलौना होता है उसको सबको असेंबली करने का रहता था। ऐसा बहुत सारा चीज हम लोग घर पे वो लेके आके हम लोग करते थे। तो बेसिकली हमारा जो घर ऐसा था, जैसे 2005 में आपने बाढ़ अगर सुना है या आज भी आप सुनते हो, तो एक्चुअली हमारे जिंदगी में उसको कोई बहुत बड़ा मतलब वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा धक्का नहीं था। क्योंकि हमारे लाइफ में पहले मेरे फर्स्ट 30 इयर्स का मेरा जो लाइफ है, वो लाइफ में हर साल हर साल बारिश में हमारे घर में पानी भरता था और बर्तन वगैरह सब बह के चले जाते थे। हमको वो बर्तन को इकट्ठा करके लाना पड़ता था। मैं जिस पलंग पे हम लोग बच्चे सोए हुए रहते थे, माँ और पिताजी सोते नहीं थे। पूरे रात जो बारिश जब होती थी तो पलंग के ऊपर तक पानी आने की संभावना होती थी। तो माँ और पिताजी पूरे रात जाग के जो जो हमारी पलंग है उसके नीचे ईटा लगा के उसको ऊपर करते थे ताकि हमारे तक पानी नहीं पहुंचे। स्कूल में हम लोग मेरी माँ बहुत ही मतलब वैसे 3rd स्टैंडर्ड उन्होंने सिर्फ तीसरी पढ़ा था, बट उनका एक ये था क्योंकि उनके छोटे भाइयों को उन्होंने पढ़ा के बहुत आगे लेके गई थी। वो खुद यहाँ से पैसा मतलब न पॉसिबल नहीं होने के बावजूद वो यहाँ से पैसे भेजते थे, क्योंकि उन लोग गाँव में जो है वो और भी उनका कंडीशन खराब था। तो यहाँ पर कुछ भी जो छोटा मोटा है उनको बेच के उनको उन्होंने पढ़ाया। मेरे लास्ट जो छोटे 2 मामा है वो लोग काफी मतलब मेरे माँ की वजह से, इसलिए उनको एक चीज था कि बच्चों का पढ़ाई के ऊपर मतलब टोटल ध्यान देना। उस जमाने में बहुत सारे लोग म्युनिसिपैलिटी में बच्चों को डालते थे, बट मेरी माँ ने हमको कॉन्वेंट स्कूल में डाला। और बहुत सारे मतलब दुखी आत्मा औरत आके हर रोज उनको बोलती थी, अरे यार आपको पॉसिबल नहीं होगा, ये कैसा होगा, बहुत कॉस्टली है, ये है, आप म्युनिसिपैलिटी में मराठी मीडियम में या ऐसा कुछ करो। बट माँ उनको बोलती थी नहीं नहीं नहीं, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा काम करूंगी। और दोस्तों मैं ये एक्चुअली देखता था कि हमारा छोटा सा 10 बाय 10 या 10 बाय 12 का भी रूम नहीं था। हम लोग 6 लोग मतलब साथ में रहते थे। और कभी कभी मैं देखता था, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी क्योंकि हम लोग सब स्लम में थे, तो कोई पीने का पानी नहीं होता था। पीने का पानी के लिए हमको 2-3 किलोमीटर दूर कोई बिल्डिंग में जाके सवेरे सवेरे 5-6 बजे पानी, क्योंकि पानी उस समय सिर्फ सवेरे आता था। आज का जो सिचुएशन है वो बहुत ही मतलब अलग है, हटके है। बट उस जमाने में पानी भी जो है वो सवेरे सिर्फ 1-2 घंटा आता। तो वहां जाके फिर हम लोग एक मटका पीने का पानी लेके आते थे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। मैं देखता था कभी कभी मेरे को रात को सडनली जाग हो जाती थी, तो एक कोने में मेरी माँ जो है छोटा सा वो केरोसिन का दिया जलाकर वो अपना एम्ब्रॉयडरी का वगैरह काम वो मतलब रात भर करती थी, बहुत मेहनत करती थी। और वो हम लोग को जब स्कूल में जब डाला मतलब जब 7वीं में था, मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा था, मैं बहुत फोकस के साथ था। काफी मतलब मुझे ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स में फर्स्ट मैं मेरे क्लास में मेरा हमेशा फर्स्ट रैंक रहता था। बट 7वीं में जब मैं आया, पिताजी की नौकरी चली गई। वो सबसे फर्स्ट मिल था प्रभा देवी कॉटन मिल करके, जो बंद हो गया। और उसका जमीन लेकर फिर वो तो वो, और मेरे पिताजी एक अनस्किल्ड लेबर थे, तो इसके लिए उनको कोई और जगह मिला नहीं। वो शादी भी लेट किए थे, तो इसके लिए उनका ऑलरेडी उम्र हो चुका था। हम लोग हार्डली मतलब 7वीं में मतलब कितना 12-13 साल का था मैं। उनका उम्र काफी हो चुका था और उनका अस्थमा भी उनका था, इसके लिए वो कुछ काम नहीं कर सके। फिर भी माँ ने फिर बोला नहीं नहीं मैं कुछ मैनेज करूंगी, डोंट वरी करके। पिताजी के वो बोला, हमको भी बोला। मुझे लगा अभी ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज मेरे एरिया में लिटरली तीसरी के बाद सब लोग छोड़ देते थे और काम पे लग जाते थे। हम लोग हॉलीडेज में काम पे जाते थे। मैं लॉन्ड्री में काम किया हूँ। कभी कभी मतलब क्रॉफर्ड मार्केट से फटाकड़ी का वो सब लेके आके उसका मैं छोटा सा स्टॉल दिवाली में रखने का, लॉन्ड्री में काम करने का। हम लोग कभी हॉलीडेज में बाहर नहीं जाते थे, मेरे को जाके काम करना पड़ता था।
तो 7वीं में जब ये हुआ तो धीरे धीरे 5-6 महीना कैसे भी मतलब चला, बट उसके बाद मेरे को पता चला कि माँ अकेली ये जो ये है ना वो संभाल नहीं सकेगी। इस वजह से मैंने फिर सोचा कि मेरे को भी कुछ काम करना पड़ेगा। मेरे को लगा मुझे भी शायद स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो माँ बहुत ही अगेंस्ट थी कि नहीं, कोई भी स्कूल नहीं छोड़ेगा। तो मैं जाके बहुत सारे लोगों को पूछता था कि बाबा कुछ काम मिलेगा, काम मिलेगा। मैं उस स्कूल को जाके आना है, हमारा कुछ 1 बजे कुछ स्कूल छूटता था, सवेरे 7 बजे हम लोग निकलते थे। कुछ मिलेगा क्या काम? तो एक अंकल मेरे को मिले, वैसे काम तो बोला कि फुल टाइम करना पड़ता है, ऐसा पार्ट टाइम काम नहीं मिलेगा। और लास्ट में फिर एक अंकल ने बोला अगर रैली काम करना है तो क्या पेट्रोल पंप पे टैक्सी धोएंगे? तो मैं बोला कोई भी चीज, मुझे एक ही चीज था कि स्कूल छोड़ना नहीं पड़े और मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैं काम कोई भी मेहनत करने को तैयार था। तो उन्होंने मेरे को अर्ली मॉर्निंग वहां पर बुलाया। मैं गया पेट्रोल पंप के ऊपर, उन्होंने 5-6-7-8-10 लोगों से मेरे को पहचान करा के दी और बोला कि एक बाल्टी और कपड़ा, उन्होंने कपड़ा दिया। बोला एक कपड़ा ले लो, बाल्टी लेके आओ, यहाँ से पानी आपको मिलेगा और ये सब टैक्सी आपको धोना है। और वो सब धो के मैं बराबर मतलब घर पे पहुंच जाता था 6:30 बजे और इमीडिएटली फिर वहां से मैं थोड़ा नाश्ता वास्ता करके मैं स्कूल में जाता। तो 7वीं 8वीं 7th 8th 9th 10th पूरा मैंने वो टैक्सी धोकर निकाला। शाम को मैं 25 बच्चों को पढ़ाई मतलब ये करता था। और हमारा घर ऐसा था ना, थोड़ा सा तूफान आएगा तो उसका छत उड़ के चला जाता था। मतलब इतना वो एकदम एकदम कच्चा पतरे का इसके ऊपर बनाया हुआ था। काफी मतलब बहुत ही चैलेंजेस थी। कभी कभी बारिश के सीजन में सांप वाप घर में, मतलब क्योंकि वो पानी जो है और हमारे आसपास तबेला था, तो पूरा तबेला का जो ये है ना वो गंदा एकदम पानी जो है वो आता था। और फिर वापस वो बारिश निकलने के बाद वो पूरा साफ सफाई करने के लिए 1 दिन लगता था। तो इस प्रकार से मतलब मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। एसएससी मैंने कंप्लीट कर लिया कैसे भी, मतलब अच्छा मार्क्स लेकर। फिर मेरे पिताजी मेरे को बोले कि अभी एसएससी के बाद मेरे को साइंस लेना था। और पिताजी ने बोला नहीं नहीं अभी कॉलेज वॉलेज नहीं कर सकेंगे, आप एक काम करो, कुछ काम करना शुरू करो, उसके बाद फिर बाद में आप पढ़ाई वढ़ाई का बाद में देख लो। और मैं एक्चुअली एक हफ्ता बीमार हुआ ये सोच करके मेरे को पढ़ाई करने नहीं मिलेगी। उसके पहला मैं पिताजी के साथ, उस जमाने में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं था। तो ऑलमोस्ट लाइक बस से यहाँ वहाँ चलते चलते हम लोग ऑलमोस्ट हर कॉलेज में गए ये पूछने के लिए कि साइंस में नाइट कॉलेज मिलता है कि नहीं, बट कहीं भी ऐसा हमको मिला नहीं। फिर मैं बीमार हो गया। फिर मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि मेरा अंकल था, उन्होंने बोला सीमेंस में अप्रेंटिसशिप के लिए ओपनिंग है। तो एज अ फिटर प्लम्बर फिटर का जो काम है वो करने के लिए 150 रुपया स्टाइपेंड मिलता था। और वहां ट्रेनिंग होती थी 3 साल की। 3 साल के ट्रेनिंग के बाद फिर आपको कंपनी में लिया जाएगा। तो मैं गया वहां पर और 3 साल मैंने वो अप्रेंटिसशिप किया। पूरा मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टोटल जो है ब्लूप्रिंट पढ़ने का, फिर उसमें से जो भी बनाया मशीन हम लोग बनाते थे टूल एंड डाई मेकर करके, तो वो सब काम 3 साल किया। उसके बाद मैं हिंदुस्तान लीवर में ज्वाइन हुआ। तो 1982 में मैं हिंदुस्तान लीवर में ज्वाइन हुआ। और उस जमाने में हिंदुस्तान लीवर में ज्वाइन होने के बाद फिर 3 साल वापस हिंदुस्तान लीवर में 2 साल का ट्रेनिंग था। और ट्रेनिंग करने के बाद 1985 में मैं परमानेंट हो गया। मेरा पगार कुछ 600-700 रुपया था। बट जैसे मैंने हिंदुस्तान लीवर ज्वाइन किया तो इवन ट्रेनिंग पीरियड में 350-400 रुपया मिलते थे। तो उससे अपना घर में थोड़ा थोड़ा, और उस जमाने में एक्चुअली 1977 में, मुझे लगता है कुछ 1977 में इंदिरा गांधी ने जो आकर मतलब एक प्रोग्राम उन्होंने किया जिसमें जो भी झोपड़ी में वगैरह जो रहता है उसको प्रॉपर मतलब रिकॉग्निशन देना चाहिए, इतने साल अगर वो रहता है। तो उस जमाने में हमको पासबुक मिला था और पासबुक मिलके फिर नॉर्मली हमारे 10-12 लोगों के लिए एक टैप का बाहर, मतलब घर के बाहर एक ये था। फिर वहाँ हमारा पहला टॉयलेट भी नहीं था, हम लोग कहीं रास्ते पे जाके टॉयलेट करते थे। फिर 77 के बाद पब्लिक टॉयलेट्स वहां पर इन्होंने बिल्ड किए। और वहां से थोड़ा फिर पैसा भी आने लगा, तो हम लोग घर को थोड़ा सा दुरुस्त किया। उस समय फिर हमको परमिशन भी मिला, पहले परमिशन नहीं था। तो थोड़ा दीवार वाला घर प्रॉपरली बना के हम लोग रहने लगे। थोड़ा फैन, फिर थोड़ा ऐसा छोटा छोटा कुछ चीज लाइफ में हम लोग ऐड करने लगे।
हिंदुस्तान लीवर में जब मैं परमानेंट हो गया 1985 में, उसी टाइम पे मेरा एक फ्रेंड है कॉन्ड्रेड पिंटो करके, वो जो मेरा अजीज दोस्त था, फैमिली फ्रेंड था, वो LIC में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर उसने ज्वाइन कर लिया। तो डेवलपमेंट ऑफिसर ज्वाइन करके उसने मेरे को पकड़ा, कॉलर पकड़ के बोला तू मेरा फर्स्ट एजेंट बनेगा। और उसके पहले क्या हुआ था, एक पियरलेस करके जो कंपनी थी उसमें मैंने काम किया था, बट किसी का पैसा फंस गया था और 2 साल में मैं वो छोड़ दिया था। फिर पिंटो साहब ने मेरे को बोला जब कि आपको ये ज्वाइन करना है, तो मैंने उनको बोला यार मैं ये एजेंसी का काम नहीं करना चाहता हूँ। बोला तू काम मत कर, बट एटलीस्ट आके तू एजेंट बन जा, बाद में तू काम कर नहीं कर वो तेरे ऊपर है। तो मेरे को लिटरली कॉलर पकड़ के वो लेके गया। मेरे को बिल्कुल कोई भी हिसाब से इंश्योरेंस एजेंट नहीं बनना था, तो मेरे को लेके गया ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर से प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह सब हो गया। और फिर उन्होंने बोला मेरे को 2 पॉलिसी 5,000 सम एश्योर्ड, 5,000 सम एश्योर्ड का 2 पॉलिसी आपको लेके आना है। और मैं बाहर आ गया। पिंटो साहब ने मेरे को 15 रुपया भी जो उस समय पे लाइसेंस के होते थे, तो उन्होंने खुद भरा और मेरे को एक किट दिया। उस जमाने में एक एजेंसी मैनुअल, एक कमीशन रजिस्टर, ऐसा कुछ बुक्स, 2-3 बुक्स का एक बैग छोटा सा, वो जो फोल्डर है उसमें डाल के दिया जाता था। तो मैं पिंटो को बोला यार ये किट भी तू रख और खिटकिट भी तू रख, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो पिंटो साहब जो थे वो मेरे फ्रेंड होने के नाते से उनको पता था, तो उन्होंने मेरे को बोला कुछ कर मत, तू खाली ये जो एजेंसी मैनुअल है ना ये पढ़ और इसमें अंडरलाइन करके मेरे पास लेके आ, कुछ भी अगर तेरे को समझता नहीं है उसके बाद हम देखेंगे। तो मैं वो पूरा 2-3 दिन में बुक पूरा मैं एजेंसी मैनुअल पढ़ लिया, उसमें अंडरलाइन करके लाया। और आके फिर पिंटो साहब से जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, तो उनको मालूम था कि बंदा तो फंस गया अभी ना। और वो मतलब वहां से मेरे को इंटरेस्ट शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी बोलते हैं ना लक भी होता है, बट मुझे ऐसा हुआ कि मैं 2 लोगों को मिला, और वो 2 लोगों को जो मिला, दोनों मेरे मित्र थे, और दोनों ने, एक हिंदुस्तान लीवर का था और एक दूसरा फ्रेंड था, दोनों ने 35,000 सम एश्योर्ड का पॉलिसी लिया। मुझे लगता है एक वो वहां पर मेरे को कुछ ऐसा ये स्ट्राइक हुआ कि यार ब्रांच मैनेजर ने 5,000 की पॉलिसी लाने बोला, मैं 35,000 की लाया। बट दोस्तों 1985 से लेके 90 में एक दुखी आत्मा था। मैं ब्रांच में जाता था, डीओ के नाम पे चाय पीता था और बहुत सारा नेगेटिव बात करता था, ये ऐसा, मतलब बहुत नेगेटिव था। ऑफ कोर्स मेरी सिचुएशन वैसी थी, तो मैं हमेशा सोचता था यार मेरा तो कुछ होगा नहीं, मैं तो इतने मतलब कंडीशन में, एक तो मैं कैथलिक हूँ, ऊपर से ऐसे सिचुएशन में मेरा बैकग्राउंड इतना खराब है, ऐसा वैसा, ऐसा बहुत मैं सोचता था। और फिर मैं जाके ये करता था। बट प्रॉब्लम मतलब वो 85 से 90 तक मैं एक दुखी आत्मा एजेंट था। 1990 में क्या हुआ, हिंदुस्तान लीवर सडनली लॉकडाउन में चला गया, और लॉकडाउन में चले जाने से सडनली कंपनी 1 साल के लिए बंद हो गई। और मुझे जब मैं ये 85 से 90 काम कर रहा था और इंश्योरेंस भी बेच रहा था, तो मुझे ऐसा लगा ये मैकेनिकल काम, इंजीनियर ये मशीन के साथ काम, ये मेरा बस की बात नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जो इंश्योरेंस बेचता था, लोगों को कन्विंस करना, ये करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था ये फुल टाइम मैं करूंगा। बट जब भी मैं माँ को बोलता था कि मेरे को जॉब छोड़ना है, तो माँ सीधा मेरे मामा को कॉल करती थी, और फिर मामा वहां से मामा वहां से मुझे ये करता था, दम देता था, यार हिंदुस्तान लीवर जैसा इतना बड़ा MNC तो छोड़ेगा, ऐसा वैसा, लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। तो मेरे ऊपर सब लोग बरस जाते थे, और फिर मैं वो थॉट जो है मेरा छोड़ देता। बट 1990 में जब लॉकडाउन हो गया तो मैं फ्री हो गया। तो मैंने एक मैं छोटा सा मतलब पॉलिटिक्स में भी था उस समय। सुनील दत्त साहब का इलेक्शन वगैरह मैं वहाँ मेरे तालुका में मैं हेल्प करता था, क्योंकि हमारे नेबर जो थे वो एक कॉर्पोरेटर थे कांग्रेस के। तो इस वजह से उनके साथ थोड़ा वो मेरे को बुलाते थे थोड़ा लेटर वेटर लिखने के लिए, इंग्लिश में लिखना है, तो मैं तो वैसे करते करते मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ था। तो जो प्रभाकर कुंटे करके एक कैंडिडेट थे जो हारे थे कांग्रेस की तरफ से, बट उनको हाउसिंग बोर्ड का, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। तो उनको जाके मैं मिला और मैं उनको बोला कि मैं, और LIC से मैं लेटर लेके गया सर्विसिंग का, और उनको बोला ऐसा ऐसा LIC ने मुझे महाड़ा के लिए अपॉइंट किया है सर्विसिंग के लिए। तो क्योंकि वो मेरे को पहचानते थे, उनके इलेक्शन में मैंने काम किया था, तो उन्होंने PA को बुला के एक नोटिस जारी किया। और पूरे मतलब मेरा शुरुआत जो हुआ उस महाड़ा में हुआ, हर रोज मैं जाता था वहाँ सवेरे से शाम, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और फिर मैं और डीओ जाके हर डिपार्टमेंट में लंच टाइम में एक छोटा सा टॉक देते थे 15-20 मिनट का। उनको बोलते थे उनका कुछ भी प्रॉब्लम है तो लेके आ।
तो मैं ऐसा डिगा डिगा पेपर हर रोज लेके आने का कितना प्रॉब्लम था लोगों का, और वो बैठ के रात भर लेटर लिख के फिर जीवन सेवा सेंटा क्रूज में जाके वो करने का, ऐसा 3-4 महीना हम लोग ने बहुत काम किया, मेहनत किया, एक भी पॉलिसी नहीं मिला। बट सडनली एक डेथ क्लेम का कुछ मेरे पास आया, और वो डेथ क्लेम मैं सेंटा क्रूज में जाके प्रॉपर मतलब उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके मैंने बहुत उसके पीछे मेहनत लगाया, और 10-15 दिन में मेरे को चेक मिल गया, क्योंकि मैं बहुत फॉलो अप किया। तो जब वो चेक लेके मैं गया तो महाड़ा में थोड़ा अच्छा ये हुआ, और सडनली वहां से मेरे को पॉलिसी मिलना पड़ा। तो 1985 से 90 है ना, मैं रिबेट देता था, 2 प्रीमियम देता था, और कोई अगर मेरे को पूछता भी नहीं था तो भी उसको मैं बोलता था सर 2 प्रीमियम तो मेरे को भरने का रहता है ना। तो महाड़ा में भी वो लोग 3 प्रीमियम मांगने लगे, बोला ठीक है चलो, 30-40 पॉलिसीज मिल रही थी, बोला 3 प्रीमियम भी हम देते हैं। बट 1990 में मेरे को जब ये लॉकडाउन जस्ट ये हुआ, तो मेरे ब्रांच मैनेजर ने कहा तेरे को रियली अगर इसमें काम करना है और फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है तो मैं तेरे को एक ट्रेनिंग को भेजता हूँ करके, उन्होंने मुझे एक पुणे में जो है इफ्सर्ट करके उस ट्रेनिंग में मुझे भेजा। और इफ्सर्ट का ट्रेनिंग 10 दिन का जब मैं सुन के आया तो मेरा एकदम मतलब दिमाग चौका चौंध हो गया। मुझे असली पता चला कि इंश्योरेंस क्या है, क्योंकि 85 से 90 में 2 टैबलेट पॉकेट में डाल के घूमता था, एक मनी बैक पॉलिसी, एक एंडाउमेंट पॉलिसी। पेट दर्द हुआ तो एंडाउमेंट देने का, सर दर्द हुआ तो मतलब बेसिकली क्यों काम करना है या इंश्योरेंस का रियल मतलब क्या है कुछ पता नहीं था। वो इफ्सर्ट करने के बाद मेरी आंख खुल गई, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैं सोचा कि मैं करूंगा। वहां पापा जी कोचर करके एक मिले, जिन्होंने मुझे पापा जी कोचर ने मुझे कहा कि बेसिकली मतलब चॉकलेट नहीं 40 रुपए किलो लगा लोखंड। हाँ कितना लगा रहा है? तो पापा जी कोचर ने वहां पर बोला कि रिबेटिंग नहीं करने का, तो मैं उनके स्पीच के स्पीच देने आए थे, बहुत बड़े एमडीआरटी एजेंट थे। तो जब उन्होंने मुझे ये बताया कि ये करना नहीं चाहिए, मैंने उनको बोला पापा जी आप जैसा मैं भी सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। तो पापा जी ने कहा ठीक है आप बॉम्बे के हो तो मेरे को ऑफिस में आने को आके मिलना। तो उनका ऑफिस जो है वर्ली सी फेस पे वहां पर ऑफिस था। मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने बोला क्या है ना, आपको अगर ये करना है तो आपको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। तो हमारी लंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 200 एजेंट है, हम लोग महीने में एक बार मिलते हैं। तो आप अगर आके उनके साथ थोड़ा मतलब उनके साथ अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी मतलब सीखने मिलेगा और वगैरह वगैरह सब। तो मैं मतलब एक तो क्या है कि मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा ये था, मतलब भूत सवार था कुछ करने का और कुछ बड़ा बनने का। तो इस वजह से वो भूत की वजह से मैं एग्री कर दिया कि नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने फिर जब ये बोला कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे लगा वो लोग कोई शट्टी वट्टी के होटल में मिलते रहेंगे और कोई इशू नहीं है। अभी आप इमेजिन करो मेरा 600-700 रुपए का सैलरी था उस समय। और फिर उन्होंने बोला हम लोग है ना इधर मिलते हैं, हम लोग जो है वो ताज में मिलते हैं। मैं ताज तो सुना था बट मालूम था कि बहुत बड़ा होटल है। तो उसका 1000 रुपया फीस था एक ब्रेकफास्ट का मीटिंग के लिए। तो जब उन्होंने बोला मैं बहुत मायूस नाराज होके मैं आया, बोला ठीक है पापा जी मैं आपको बोलता हूँ। मैं आया, फिर 200-300 रुपया हर महीना कैसे भी जमा करके 3-4 महीने के बाद मैं एक मीटिंग को ताज में गया। और ताज में जाके ये सब जो इतने बड़े बड़े जो चील थे, जो ईगल्स थे, उनके बीच में बैठ के मैं मतलब मैं खुद वहां नाश्ता किया, 1000 रुपए का नाश्ता। तो मैं सोचता था यार मेरा 1.5 महीने का पगार है, बट मैं ऐसा तो 3-4 महीने में एक बार मैं जाने लगा धीरे धीरे करके वहां पर। और बहुत सारा मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किया, क्योंकि क्या है जब तक मैंने इनकम टैक्स के ऊपर कोर्स किया, मैंने फाइनेंस और अकाउंट्स और फाइनेंस के ऊपर कोर्स किया। मैंने 1991 में फिर 88 में मैंने बीए के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब घर पे ही पढ़ाई करके बिना कॉलेज जाए मैंने मेरा बीए कंप्लीट कर लिया। 91 में मेरी शादी हुई, और उस समय पे अलीका नगर करके एक एजेंट्स एसोसिएशन ने एक बिल्डिंग वहाँ कंस्ट्रक्शन करके लोखंडवाला के जरिए से वहां पर भी कुछ 3 लाख का वो फ्लैट मिल रहा था। तो मैंने उधर भी बुक किया, 2 लाख का 2-2.5 लाख का लोन लिया। और शादी होने के बाद फिर हम लोग इसमें शिफ्ट हो गए। तो बहुत बड़ा मतलब चैलेंज इतना बड़ा था। तो 1990 से लेके 95 तक एक अलग दौर रहा। मैं प्रोफेशनल बन गया बट दुखी आत्मा था।
बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ कितना मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। और उस जमाने में बड़े बड़े जो एजेंट थे, सुभाष मिश्रा साहब थे, भरत पारेख के साथ भी मैं खुद ये हुआ, और ऐसे करके काफी सारा मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। LIRT जो था, जिसमें 10,000 रुपया, ऑलमोस्ट लाइक 8-9 हजार रुपया सालाना कॉन्फ्रेंस होता था, उसमें मैं जाता था। ऐसा काफी सारा जगह पर। तो 90 to 95 मैंने बहुत ट्रेनिंग किया, बहुत प्रोफेशनल बन गया। बट जैसे मैंने कहा, मैं दुखी आत्मा फिर भी था। 1995 में एक ऐसा मतलब सिचुएशन मेरे साथ हुआ जिसके कारण पूरी मेरी जिंदगी की जो दौर है या जो डायरेक्शन है वो कंप्लीटली चेंज हो गई। तो 1995 में मेरा एक एक फ्रेंड था जो मेरे झोपड़पट्टी में वहीं मुझे मतलब मेरे साथ था। तो कोई ट्रेनिंग कंपनी उसने ज्वाइन की थी, हेलमेट फ्लैश करके, अमेरिका से बंदा था। और मेरे को उसने मतलब मैं उसको हमेशा बोलता यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है, बाप रे। तो उसने मेरे को एक दिन कार्ड दिया, बोला मेरा जो सर है ना वो सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। और ये तो उसमें लिखा था, डू यू वांट टू अर्न मोर मनी एंड येट हैव मोर टाइम फॉर एंजॉयमेंट। तो मैं सोचता था यार ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, 16 घंटा काम करना पड़ेगा, 18 घंटा काम करना पड़ेगा, 20 घंटा करना पड़ेगा। बट ये भाई साहब बोल रहे थे कि आप ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और ज्यादा फ्री टाइम भी आपके पास हो सकता है। बोला यार ये तो एकदम मतलब कुछ अलग हटके बात है। तो उसको बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो मैं उस सेशन में गया दोस्तों। मैं सिर्फ एक मुर्गी था वहां पर, बाकी सब चील थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े ऑर्थोडोंटिस्ट थे, बड़े डॉक्टर थे, सर्जन थे। संतोष नायर और मैं दोनों, हम लोग मतलब शायद सबसे छोटे वहां पर थे, बाकी सब बड़े बड़े लोग थे। और उन्होंने एक ऐसा लेक्चर दिया कि बिजनेस कैसे करना। अभी कैसा है ना, मैं कैथलिक फैमिली से आता हूँ, हम लोग बिजनेस के बारे में जनरली कोई सोचता नहीं है। हमारे बाप दादा के जमाने से पीढ़ियों से 2 पंच और 1 लंच हमको सिखाया गया था कि हमेशा दूसरा कुछ जिंदगी में नहीं करने का, एक नौकरी लेने का, एक सवेरे पंच करने का, एक शाम को पंच करने का, घर पे आके शांति से बैठने का, कोई भी मतलब धांधल नहीं करने का। तो एक बिजनेस हमको पता नहीं था। बट जो हेलमेट फ्लैश ने जिस प्रकार से वो बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन किया, इतना जबरदस्त मेरे ऊपर इम्पैक्ट हुआ। तो उसने बोला मैं आप लोगों को 1 घंटे का फ्री कंसल्टेंसी दूंगा, क्योंकि आप लोग आज मेरे सेशन में आए, तो प्लीज मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना। तो मैं पहले भाग के उनसे अपॉइंटमेंट लिया। ऐसे भी मैं मतलब ट्रेनिंग में खर्चा तो करता ही था। आई थिंक ऑलमोस्ट 10-20%, 30%, 20-25% जो भी मेरे को इनकम होता था मैं ट्रेनिंग में खर्चा रहा था। तो उन्होंने बुलाया अगले दिन मैं गया उनके कैबिन में गया, और उन्होंने मुझे मेरा प्रॉब्लम पूछा। अभी कैसा, आप दुखी आत्मा को अगर प्रॉब्लम पूछेंगे तो क्या होता है। तो मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे का अपॉइंटमेंट था, मैं 45 मिनट उनको मेरा प्रॉब्लम बताने लगा। तो वो भी खुश हो गए, बोला अच्छा आइटम आ गया है। और फिर मेरे को पूछा कि आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व करूं क्या, मतलब आपको चाहिए कि आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं बोला हाँ सर, मेरे को तो मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। तो बोला ठीक है। तो उसके लिए मैं पूछा सर क्या करना पड़ेगा। बोला कुछ नहीं, आपका प्रॉब्लम इतना बड़ा है ना, तो उसका सोल्यूशन तो है मेरे पास। तो 1 साल का मेरा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हर संडे को आपको आधा दिन 4 आवर्स का ट्रेनिंग रहेगा, वो आपको आना पड़ेगा। फिर हर महीने में 1 बार पर्सनल आपको मिलना पड़ेगा, और मैं गाइड करूंगा। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने काफी कुछ मुझे बताया। तो मैं बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो वैसे मतलब प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग कर ही रहा था। और बोला ये अमेरिका से बंदा है, बहुत मतलब मैं खुशकिस्मत। तो मैं लिटरली हाथ जोड़ा, बोला सर रियली अगर आप ये करेंगे मेरे लिए आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो मैं पूछा सर उसका फी क्या रहेगा। बोला तेरा प्रॉब्लम के सामने फी तो कुछ भी नहीं। मैं बोला सर बट कुछ भी कितना है मतलब मेरे को तो भरना है। तो उन्होंने 60,000 रुपया बोला। अभी आप देखो दोस्तों, उस जमाने में मेरी वाइफ भी सर्विस पे थी, मैं भी सर्विस पे था, मैं इंश्योरेंस भी कर रहा था। टोटल हमारा जो इनकम था ना वो 1.5 लाख का था। बड़ा ईएमआई था, क्योंकि हम लोग जो घर में रह रहे थे वो ईएमआई बड़ा चल रहा था। बहुत सारा मतलब फाइनेंशियली काफी तनाव रहता था। तो उन्होंने 60,000 बोला। तो मैं इमीडिएटली खड़े हो गया। मैं बोला सर मेरा प्रॉब्लम इतना गहरा नहीं है, मेरा प्रॉब्लम तो एकदम सिंपल है, मैं सॉल्व कर सकूंगा। तो हेलमेट फ्लैश भी थोड़ा हड़बड़ गया, मुझे कंधे पे मार के मुझे बिठाया। बोला मिस्टर डायस क्या आपके पास बहुत पैसा है। मैं बोला नहीं सर। आपके पास बहुत टाइम है। मैं बोला नहीं सर। तो उन्होंने टेबल के ऊपर ऐसा हाथ दे करके बोला तुमको अगर टाइम चाहिए और पैसा चाहिए तो तुमको मतलब फिक्स करना होगा, और मैं आपको फिक्स कर सकता हूँ। मैं बोला ठीक है, मैं सीए से बात करूंगा। तो बोला सीए भी, मैं उनको बोला सीए से बात करूंगा,
क्योंकि मेरे को डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसा कि मैं भर सकता था। ओके, वैसा ही मैंने ये किया। फिर बोला मेरे वाइफ से, वो सब कुछ सुना नहीं, वो बोला आपको ज्वाइन करना है बस, खत्म। और मैं उसको बोला ठीक है सर मैं ज्वाइन करूंगा। अभी क्या है ना, वो इतना मेरे ऊपर हावी हुआ था कि मेरे को ये पता नहीं चल रहा था, मेरे को भागना था बट दरवाजा किधर है वही दिख नहीं रहा था, ना इतना मतलब मैं एकदम पूरा जैसे बोलता है ना कोल्ड हो गया था। और मुझे भागना था क्योंकि वो प्रेशराइज कर रहा था, एकदम प्रेशर, इतना प्रेशर डाल रहा था। और मुझे पता है तो ये तो इम्पॉसिबल है, सवाल ही नहीं, मैं ये प्रोग्राम ज्वाइन ही नहीं कर सकता हूँ। 60,000 रुपया कैसे भरूंगा? अभी इमेजिन करो सर दोस्तों, 1995 की बात है, उस समय 60,000 का क्या वैल्यू था। बोला मैं तो नहीं कर सकूंगा, बट उन्होंने फिर लास्ट में मैं उनको बोला ठीक है, मेरे को लगा इधर से बाहर निकलने का एक ही तरीका है यस बोलने का। तो मैं बोला सर ओके मैं ज्वाइन करता हूँ, बट अभी मेरे पास चेकबुक नहीं है, मैं कल चेकबुक लेके आता हूँ। तो बोला नहीं नहीं आपको लाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे ही फ्रेंड को बुलाया जिसका नाम माइकल था, बोला माइकल इधर आ जाओ, आप मिस्टर डायस के साथ जाके चेक लेके आ। तो मैं जम मारा, बोला सर 60,000 रुपया तो नहीं है मेरे पास। बोला ठीक है एक काम कर, 5,000 का चेक अभी दे, महीने को 5,000 भर, बट अभी निकल जा बिकॉज मेरा नेक्स्ट सॉरी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। और माइकल मेरे साथ आ गया, हम लोग चलते चलते आए क्योंकि घर के काफी नजदीक था, 15-20 मिनट। तो मैं माइकल को बहुत गाली दे रहा था, यार किधर मेरे को लेके आए मेरे को, और वो मेरे साथ चल रहा है। मैं बोला तू मेरे साथ क्यों आ रहा है, मैं नहीं दे। वो घर तक आया, और घर तक आया और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं नहीं दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ। फिर भी उसने मतलब उस दिन 3 कलाक बैठकर मेरे से वो 5,000 का चेक लेके गया। मैं लास्ट में उसको चेक दे दिया, ये सोच कर कि जाने दे यार, मतलब उसको कैसे छुटकारा मिले ऐसा सोच के, एकदम टेंशन प्रेशर। मैं उसको बैंक अकाउंट बता रहा हूँ, पासबुक बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, मेरे को पूरा पसीना निकल रहा है और वो शांति से बैठा है। उसके सर ने बोला था देखो टेंशन चेक लेने वाले को आना नहीं चाहिए, चेक देने वाले को आना चाहिए, तुम शांति से बैठो, चेक नहीं मिलेगा तो आने का नहीं। और उसके सर ने बोला था आने का नहीं, तुम जाओ तुम्हारा नौकरी चली गई। तो वो मेरे को बोल रहा है अरे यार तू चेक नहीं देगा मेरी नौकरी जाएगी। मैं बोला यार मतलब लिटरली ऐसा ये हुआ। बट आई डोंट नो क्या हुआ मुझे। आज अगर मैं बैठ के ये सोचता हूँ, और मैंने यूट्यूब में एक वीडियो भी डाला है माइकल के बारे में, मैं ये सोचता हूँ माइकल को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन अगर वो चेक लेके नहीं गया था जो मैं आज हूँ, क्योंकि वो बेचारा अभी भी वही उसमें मतलब 30-40-25-30 हजार का सैलरी में वो अभी भी है, और मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। तो दोस्तों वो उसको मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ। बट वो कोर्स मैंने ज्वाइन किया, हर संडे को हम लोग जाने लगे, वो काफी कुछ होमवर्क देने लगा। दोस्तों 1995 में मेरी इनकम 1.5 लाख थी। उसके बाद 96 में 3 लाख हो गए, 97 में 6 लाख हो गए, 98 में 9 लाख हो गए, 99 में 12 लाख हो गए, और 2000 में 15 लाख हुआ। उसके बाद हेलमेट फ्लैश का 1 साल का प्रोग्राम के बाद में 60 हजार रुपया 2 साल दूसरे एक ट्रेनर मिस्टर अतुल गोरे करके उनको मैंने दिया। मैंने करीबन 1,80,000 मेरे ऊपर मैंने इन्वेस्ट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। मैंने 1,80,000 मेरे खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया, और उसका 5 साल के अंदर मुझे 44 लाख रुपीस का रिटर्न मिला। अभी आप ये कोई भी शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी में आप डालेंगे इतना रिटर्न, आप रिटर्न अभी देख लो कितना होगा। उसके बाद क्या हुआ वो तो अलग चीज है दोस्तों। वहां से मेरा 6 बार एमडीआरटी हुआ। उसी साल 96 में फर्स्ट टाइम मेरा एमडीआरटी हुआ। 97 में मैं अटलांटा की एमडीआरटी मीटिंग अटेंड किया। कभी मैं टैक्सी में भी हार्डली बैठा था, बट स्ट्रेट अवे मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ के गया, और एमडीआरटी का जो इतना बड़ा अच्छा माहौल वहां पर कुछ मतलब एक अलग वहां फीलिंग आ गई, वो करके आया। और दोस्तों धीरे धीरे मतलब मेरा लड़का जो है अभी एक्चुअली किया है, उसके ऊपर मैंने 50 लाख का खर्चा किया। वो स्कॉटलैंड में जाके पढ़ाई किया। मेरी डॉटर जो है वो भी डिजाइनिंग में इंटरनेशनल स्कूल 25 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा किया। आज मैं यहाँ पर जो फ्लैट में रहता हूँ, तो वो एक अद्भुत मतलब जगह है। और मतलब वहाँ प्राइवेट लिफ्ट है, जो लिफ्ट मेरे घर पे आती है। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है और बहुत सारा मतलब उसके अलावा ऑफिस, फिर पर्सनल। तो मेरा जो लाइफस्टाइल है आज, लिटरली मैं पूरे इंडिया में करीबन 1 लाख एजेंटों को मैं एड्रेस कर चुका हूँ। एलआईसी ने मुझे अलग अलग जगह पूरे इंडिया में घुमाया है। 7-8 देश में घूम चुका हूँ। हमारे हॉलीडे सब 5 स्टार या 7 स्टार में ही होती है। हर बार जब इवन मलेशिया में हम लोग गए थे, एलआरटी का कन्वेंशन था, वहां पर जेंटिंग आइलैंड करके सबसे कॉस्टलीस्ट जो जगह है, पूरी फैमिली हम लोग वहां पर गए थे। तो ऐसे मतलब इतना सारा लाइफस्टाइल, इतना सारा जो ये है
इतना सारा प्यार, क्योंकि आज मैं कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाता हूँ, 4 लोग अगर बैठते हैं मीटिंग में, उसमें से 2 लोगों ने मेरा नाम सुना हुआ रहता है ना। तो ऐसे मतलब ये जो इतना नाम, इतना ये जो मैंने कमाया है वो कहाँ से आया? वो LIC से आया। मुझे लगता है LIC ही एक ऐसी अद्भुत इंस्टीट्यूशन है जहां पर आपका खुद का नाम पे आप जो जितना चेक चाहे वो आप ले सकते हो तो दोस्तों अगर आप देखेंगे मतलब मेरा जो आज का लाइफस्टाइल है, जो जिस प्रकार से मैं रहता हूँ और जहां से मैं आया हूँ, अगर ये मेरे लाइफ में हो सकता है तो किसी के भी लाइफ में हो सकता है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों का बैकग्राउंड ऐसा था कि आप झोपड़पट्टी में रहते थे या टैक्सी धोते थे या आप स्कूल करते समय ही ट्यूशन देते थे। तो मुझे लगता है तो वो सिचुएशन में से अगर मैं बाहर आ गया, अच्छा नेटवर्क मैंने कमा लिया और अच्छा मतलब लाइफ एकदम बहुत जिंगालाल है, जबरदस्त एकदम। इस प्रकार का हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब जहां मैं रहता हूँ तो रिजॉर्ट है पूरा, और कहीं हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इतना जबरदस्त मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्विमिंग पूल है, इंटरनेशनल जिम है, और यहाँ जो भी आता है वो एकदम मतलब चकाचौंध रहता है। पूरा कॉम्प्लेक्स को अगर जाने का रहेगा तो ऑलमोस्ट आधा कलाक लगता है पूरा घूम के आने के लिए, सब देख के। तो इतना बड़ा ये है। तो दोस्तों मुझे क्या लगता है ना, जिंदगी में जो भगवान है, भगवान ने एक समुंदर बिछा के रखा है हमारे सामने और वो समुंदर समृद्धि का समुंदर है। और वो जो समुंदर है वो समुंदर में से अबंडेंस का समुंदर है, और वो समुंदर में से अपने को जो चाहिए वो लेके जाना है। बट क्या होता है, कुछ लोग हम लोग में से कप लेके जाते हैं। तो आप अगर कप लेके समुंदर के पास जाएंगे तो आपको कप भर के मिलेगा। कुछ लोग जो है वो बाल्टी लेके जाते हैं तो बाल्टी भर के मिलेगा। कुछ लोग ड्रम लेके जाते हैं तो ड्रम भर के मिलेगा। कुछ लोग जो है ज्यादा ये रहते हैं तो टैंकर लेके जाते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने ये समृद्धि, ये जो समुंदर है जो संपत्ति का समुंदर है, उस समुंदर से मैंने सबसे बड़ा पाइपलाइन लेके उस समुंदर से मेरे घर में मैंने जोड़ दिया है। और कंटिन्यूअस फ्लो मेरे को आ रहा है। और इसलिए मैंने एकेडमी जब शुरू की 2004 में, तो मेरा एक प्रयास ये था कि सबको ये पाइपलाइन जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ ट्रेनिंग ले लीजिए। जैसे आपके सब डेवलपमेंट ऑफिसर 3 साल से मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आप लोग अगर आके आपका पाइपलाइन मेरे पाइपलाइन को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब जो बातें हैं आपके लाइफ में आ सकती है। और तो ये मतलब एक बड़ा ये है। मैं छोटा सा एक मिनट गाना, एक छोटा गाना है वो आपको सुना के फिर एक सेकंड। तो मैं गाना लगाता हूँ, आप लोग सब लोग आंख बंद करके सिर्फ गाने का जो बोल है वो सुन लीजिए। मैंने एक फिल्म बना है, मांगो वही मिलेगा। तो वो फिल्म मेरे YouTube चैनल पे है। आप लोग लाजरस डायस एजुकेशन एकेडमी करके चैनल पे जाके आप ये सुन सकते हो। बट अभी फिलहाल ये सेशन क्लोज करने से पहले मैं आपको आप ये गाना जरा सुन लीजिए। मांगो वही मिलेगा, मांगो वही मिलेगा। कुदरत का दस्तूर यही रहा है, यही रहेगा। मांगो वही मिलेगा, मांगो वही मिलेगा। चल ये तेरा जितना बड़ा होगा, कुदरत की सौगातों से उतना भरा होगा। आंचल ये तेरा जितना बड़ा होगा, कुदरत की सौगातों से उतना भरा होगा। तेरे नसीब में भी खुशियों का दौर चलेगा।
कुदरत का दस्तूर यही रहा है, यही रहेगा। किसी की मांग दौलत है, किसी की मांग सेहत है, किसी की मांग मोहब्बत है। ये मांगना भी एक इबादत है। तेरी हर मांग को वो विधाता पूरी करेगा। मांगो वही मिलेगा, मांगो वही मिलेगा। कुदरत का दस्तूर यही रहा है, यही रहेगा। मैंने इन बातों को अपनाया है जीवन में। मैंने इन बातों को अपनाया है जीवन में। विश्वास का ऐसा दीपक जलाया है अपने मन में। सफलता का ये संदेशा जो मैंने कहा है, अब मेरे संग संग सारा जग भी कहेगा। मांगो वही मिलेगा, मांगो वही मिलेगा, मांगो मिलेगा। दस्तूर यही रहा है, यही रहेगा। कुदरत का दस्तूर यही रहा है, यही रहेगा। कुदरत का दस्तूर यही रहा है, यही रहेगा। Good, sir. ओके फ्रेंड्स, सो वेरी क्विकली आप में से कुछ लोग जरा शेयर करेंगे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। क्विकली एनीबॉडी, आपका नाम बताइए एंड यस यस कीर्ति बोलिए। यस मतलब जो हम कुदरत से मांगेंगे वही हमको मिलेगा, इसलिए हमें मांगने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमको भरोसा रखना चाहिए खुद पे कि हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। राइट राइट, थैंक यू यस। और मांगते वक्त ज्यादा मांगने का। राइट राइट, यस, ज्यादा मांगने का, ज्यादा मांगने का। यस यस यस, बहुत ज्यादा और सर मांगने का जब आपका जो सक्सेस स्टोरी है और आपका जो स्टोरी सुना है ना, तो उससे तो यही है कि अगर हम चाहे ना तो हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट अपने में कॉन्फिडेंस और अपने में विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए खुद पे। राइट राइट राइट, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। यस अंजलि, अवनीश, या सर आपका फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइफ, ये जो पहले आपने सेंटेंस लिया था ना, उससे काफी कुछ रियलाइज हुआ। मतलब हर दिन हम जैसे नए जी सकते हैं तो नए से स्टार्ट कर सकते हैं। आज तक अगर कुछ भी हो गया होगा तो आपने जो पहला ही शुरू किया था उसी से ये बैक ऑफ द माइंड वो चलने लगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए। और आपका जो स्टोरी आपने बताया तो दैट इज मतलब रियली इंस्पिरेशनल से भी ज्यादा है कि अगर ऐसे माहौल में भी आपने ये सब कुछ किया है तो मतलब बाकी इंस्पिरेशन स्टोरी के लिए हमको इधर उधर कहीं पर भी जाने की कुछ जरूरत नहीं है। करेक्ट, यही स्टोरी हमको कंटिन्यूसली इंस्पायर करती रहेगी। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। ये मेरा दूसरी बार था सर आपका सेशन। सो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सर वो 20 मिनट वाला बहुत मस्त था। राइट ये सर मैं एक्चुअली नोट्स निकाल रहा था कि सर आप मेडिटेशन के बारे में क्या बताएंगे। 2-3 सेंटेंस के बाद मैं सोचा स्टॉप ब्रीदिंग लिखा है स्क्रीन पे। राइट बाद में वो सब रब कर दिया।
अरे बाप रे, सच्ची में करते तो। राइट राइट। यस, दर्शना, हरेन, राजे, जितेंद्र आप सेकंड टाइम सुन रहे हो। नंद कुमार, नितिन, पार्थ, बोलो यार, कुछ तो बोलो। हाँ सर, सेकंड टाइम। हाँ, और मैंने तो एक्सपीरियंस किया है सर, जो मांगा है वो वही मिला भी था फर्स्ट टाइम में। करेक्ट। जितेंद्र जो है हमारे सेशन में थे और फर्स्ट ईयर में ही एमडीआरटी उन्होंने किया था। उसके बाद 2 साल कंटिन्यूस किया ना। 2 साल किया। हाँ, 2 साल। अच्छा, पुणे में सेशन लीजिए ना आपका ऑफलाइन। पुणे में ऑफलाइन, ठीक है। वो अभी विनय जोशी सर अगर करेंगे तो विनय जोशी सर को बोलेंगे करने के लिए। यस, एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा? प्रदीप, ज्ञानेश्वर? यस प्रदीप। सर आपने जो शुरू में बोला ना कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहने का, हाँ, और सकारात्मक सोचने का, यानी कि हाँ। और जो ईगल का एग्जांपल दिया ना, वो मुझे बहुत पसंद लगा। ईगल Correct. के एग्जांपल मतलब वो अपने ऊपर जो पावर है अपने को मालूम नहीं रहती है, कितनी Right. पावर अपने अंदर है। परफेक्ट। वो कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, थैंक्स फॉर द काइंड। यस, हरीन, अवनीश, Bhupender, good experience. Yeah, Sanjay Thakur says good experience. Okay, friends. So with that, we would like to close this session. Thank you very much. Tarannum कुछ बोलना चाहेंगे? Tarannum is also. Where are you, Tarannum? You can hear Tarannum. Yes, thank you very much, Harin. Yes. Yes, thank you, Amnisha. Thanks. तो एनीवे हम लोग अभी आपका एक ग्रुप बनाने वाले हैं और आपके ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और ये व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग आपके साथ इंटरेक्शन में रहेंगे। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको मतलब आपको चूज किया है और आपके लिए कुछ ये साल आपके साथ एक इंडिविजुअल लेवल पे आपके डेवलपमेंट ऑफिसर कुछ आपको थैंक यू कल्पेश, तो आपके साथ रहने वाले। तो आपका सबका जो भी है हमारे पास अभी डिटेल आ गया रहेगा, जो भी नहीं है वो मैं डेवलपमेंट ऑफिसर से लूंगा। बट जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर्स आपको बताते हैं उसी डायरेक्शन में आप लोग काम करना शुरू कर लीजिए। एंड आपका नाम और नंबर जरा चैट में फटाफट डालिए ना, सो दैट कोई मिस नहीं हो जाए। आपका नाम और नंबर जरा चैट में सब लोग डाल दीजिए क्विकली। Okay, and any question, any doubt? Poonam, thank you Poonam. Any question, any doubt? आपका नाम नंबर जरा डाल दीजिए। जिन्होंने रजिस्टर किया है वो ठीक है, बाकी लोग आपका नाम नंबर डाल दीजिए सो दैट आपको ग्रुप बनाने में हमको मदद हो जाएगी। Yes, Sherlekar sir, your expert comments. Yes, always you are the best sir. because 2003 से आपका स्टूडेंट हूँ, आज भी स्टूडेंट हूँ है। सो रियली फिर एक बार रिफ्रेश हो गया आपका दिल मांगे मोर सुन के। इट्स अ रियली गुड है। और जैसा बाकी सबने जो बोला कि आपका स्टोरी हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि जो कुछ चाहिए तो हम बन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड इट विल हेल्प फॉर आवर ग्रुप, एंटायर ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी एंड अभी जो इधर है सबके लिए फायदेमंद ही होएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, सब लोगों ने अपना नाम नंबर डाल दिया ऐसा मैं मतलब बिलीव करता हूँ। तो विद दैट थैंक यू वेरी मच। आपका जो सॉन्ग है वो दिल मांगे मोर, इट इज अ वेरी गुड यस, उससे एक एनर्जी डेवलप हो जाता है और आपका पिक्चर के साथ तो और भी अच्छा है। यस तरन्नुम, you want to say something? Yes sir, good morning sir. Good morning. Thank you so much sir. आपका आज पूरा जर्नी दोबारा से सुन के फिर से रिमाइंड हुआ कि अभी आसमां अभी बहुत बड़ा है, अभी और छलांग लगानी है। तो आप हमेशा हम सबके इंस्पिरेशन रहे हो और आपसे बहुत कुछ सीखा है, आगे भी सीखना है। फॉलोइंग विथ यू।
Thank you. Thank you so much for opportunity, sir. Okay, friends. So with that, we will close the session. Thank you very, very much. और जुड़े रहिए बिकॉज एवरी 3 months हम लोग कुछ सेशन करने वाले हैं, प्लस आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपके साथ जो भी आपको बताएंगे वो सब आपको करना है. Okay, and thank you to all the development officers also for having invited all of you. So with that, we would like to close the session. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Have a good day. Thanks.